देखो चैप्टर नंबर 6 ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको इन शॉर्ट एओडी भी लिखा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी में और वैसे भी सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, पहले तो वो सारा लिखता हूँ जो सिलेबस में है, नहीं मतलब बुक में है और हमारे कोर्स में था साल के स्टार्ट होने से पहले, और फिर हम वो हटा देंगे जो सिलेबस से रिमूव्ड है, ताकि रिवीजन के टाइम पे ये हमको याद रहे कि क्या क्या था और क्या क्या हमने नहीं पढ़ा है। सबसे पहला टॉपिक है dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर। तो ये सारे एप्लीकेशन है, जो वर्ड है ना एप्लीकेशन, वो साफ कर रहा है कि हमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में। डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, है ना। तो उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, तो dy बाई डी एक्स को हम रेट मेजरर की तरह पे यूज करते हैं, रेट मेजर करते हैं चीजों का। जैसे dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सबको पता है ये। तो y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर थी। फिर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, मोनोटोनो नहीं मोनोटोनिसिटी। फंक्शन क्या होते हैं ये उस पे है, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी। ओके, थर्ड जो टॉपिक है, अभी थोड़ा लेट हो गए, थर्ड टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फोर्थ टॉपिक इसके अंदर है अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा हमारा कोर्स है। अब देखो इसमें से क्या क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, इस पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 है। 6.1 जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट टॉपिक पे है। इस वाले पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 है। इस वाले पे एक्सरसाइज 6.3, बहुत अच्छा बाइफर्केशन है। इस वाले पे 6.4 एक्सरसाइज, इस वाले पे है एक्सरसाइज 6.5, और ये हमारी मिसलेनियस है ही। अब इनमें से कौन कौन से हमको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं आ रहा है, एग्जाम में इस बार रिमूव है सारी चीजें। तो फर्स्ट टॉपिक जो है रेट मेजरर, वो सिलेबस से रिमूव है, जैसा कि मैंने ग्रुप पे बताया भी था। अप्रोक्सीमेशन है वो भी सिलेबस से रिमूव है, बट दोनों कमाल की चीजें हैं, दोनों बहुत ही कमाल की चीजें हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे अभी अभी के लिए, जैसे तुम्हारा पेपर है, अगर बहुत जल्दी में रिवीजन करना हो तो फर्स्ट टॉपिक को निकाल सकते हो और ये वाला निकाल सकते हो। ये निकाल दिया मतलब एक्सरसाइज 6.1 नहीं करना है, एक्सरसाइज 6.4 नहीं करना है, तो हमें सिर्फ ये करना है, ये करना है, ये करना है और मिसलेनियस करना है। तो देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। पहले हमारा टारगेट ये रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट्स नॉर्मल तो जरूर कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए और मिसलेनियस के लिए। सबको क्लियर है ये बात, आज का हम कैसे फ्लो करेंगे, कैसे हमारा फ्लो रहेगा? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ये कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का एक पार्ट है। अगर पॉसिबल हो तो अपने नोट्स मतलब लिखते भी रहना, समझते भी रहना, इतने बड़े तो हो गए हो कि दोनों काम साथ साथ कर सकते हो। हाँ वही करते टाइम सर। थोड़ा कम है। हाँ, हाँ सर वही करते चीज हैं। समझ में आ गई तो लिखना शुरू कर दो। ये हो गया होगा? यस सर हो गया। हाँ हो गया सर। चलो तो ठीक है, हम ना सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने 5 और 6 पॉइंट्स लिखे थे उसमें से फर्स्ट वाला हम रिमूव कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे थोड़ा सा इसका बेसिक्स बता देते हैं, फिर इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 6.2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये पूरा चैप्टर हमारे समझ में तभी आएगा जब हम हर फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं।
डिफरेंशिएट करना हमको आता है। उसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे, नो डाउट। जैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो dy by dx की वैल्यू आती है उसका मतलब क्या होता है, और उस dy by dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या बताती है, वो तो बात की बात है। तो डिफरेंशिएशन को, dy by dx को, डेरिवेटिव्स को हम बहुत तरीकों से यूज करते हैं। ये उन्हीं का एक एप्लीकेशन है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये भी हम बता सकते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन लिया है, ये पैराबोला है, सबको पता है ये यस पैराबोला। सर। यस सर। अब ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ अगर कोई बनाए, ये कौन सा पैराबोला है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सेकंड। सर एक्स एक्सिस पे उसका, हाँ वर्टिकल पैराबोला। अपवर्ड, हाँ। हाँ अपवर्ड। तो ये पैराबोला यस है, सर। इस पैराबोला का ये पॉइंट जो है वो वर्टेक्स बोलते हैं, और पैराबोला की एक्सिस ये वाली है। तो एक्सिस पैराबोला की जहां पे भी पैराबोला को कट करती है वही पॉइंट वर्टेक्स होता है। ये वाली पैराबोला की एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन है, इसी वजह से इसको हम वर्टिकल पैराबोला बोलते हैं। तो ये देखो ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है। पैराबोला क्या, कोई भी कर्व ओरिजिन से तभी पास करता है जब उसके इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म नहीं होने का मतलब, जैसे ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास करेगा। कैसे? कोई भी कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0,0 इस कर्व पे लाई कर जाएगा। यही अगर ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें इस 4 की वजह से x को और y को 0 0 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, सिर्फ इस 4 की वजह से। अगर ये नहीं होता तो LHS में 0, RHS में 0 सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ओरिजिन उस कर्व पे लाई करेगा। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। अब क्या है, इधर हमारा x और इधर हमारा x डैश, नेगेटिव x भी बोलते हैं कुछ लोग, वो भी सही है। ये y डैश और ये रहा y। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव x जो होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है। अब x की वैल्यू अगर इधर मैं इंक्रीज करूं, जैसे मान लो यहाँ x 0 है तो y भी 0 है, कुछ पॉइंट्स हम ले भी लेते हैं। x अगर 0 है तो y हमारा 0 है। अब मैं x की वैल्यू 1 रखूं, मतलब 1, x को मैंने इंक्रीज किया है, तो y कितनी आती है? देखो y पहले 0 थी, अब कितनी होती है वो देखते हैं। तो 1 जब रखेंगे तो ये y के कोऑर्डिनेट से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रखने पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है, मुझे कैसे पता? यहाँ पे रख दो x को 1 तो y भी 1 आ जाएगा। तो x को 1, y मिल गया 1। चलो x को और थोड़ा रखते हैं, 2 रखते हैं। x को 2 रखेंगे तो y हमें 4 मिल जाएगा। 4, हाँ। 2 रखा तो y मिल गया 4। कहने का मतलब एक ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं कि जब x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और ये आगे तक चला जाएगा। x को और इंक्रीज करो y और बढ़ता जाएगा, x को इंक्रीज करो y बढ़ता जाएगा। तो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रही है। ऐसे केस में अगर हम ये रेंज कंसीडर करें 0 से, मतलब बड़ा, x जो है वो 0 से बड़ा, ये रेंज क्या बोलता है? पॉजिटिव x के डायरेक्शन में अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इस y एक्सिस के राइट साइड का जो ग्राफ है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा, प्रॉपर नोट्स बनेगा। तो नॉर्मल जो लैंग्वेज में होती है वो ये है कि अगर हम x को इंक्रीज करें इस साइड पे, x को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी बढ़ता चला जा रहा है। y भी इंक्रीज हो रहा है। राइट साइड का जो पार्ट है इस पैराबोला का वो इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेफ्ट साइड की बात करते हैं। देखो ये है -3, ये है -2, ये है -1। तो इधर इंक्रीज करने का मतलब इधर जाना। अगर ऐसे जाओगे तो x डिक्रीज कर रहा है ना। और इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब -∞ से अगर हम ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो हम x को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब। तो x अगर हम -3 ले लेते हैं, x अगर हम -3 ले लेते हैं तो y कितना आ गया? 9 आ रहा है। x को और इंक्रीज करो, -2 ले लो तो y 4 हो गया, कम हो गया। अगर x को हम -1 ले लें तो y हमारा 1 आ गया। तो x को हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा y देखो डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो ना, 9 से घट गया घट गया घट गया। तो कहने का मतलब कब तक होगा? जब तक हमारा x 0 ना पहुंच जाता है। तो x लेस देन 0 इस रेंज के लिए हमारा जो फंक्शन है, मतलब लेफ्ट साइड वाला, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा हो सकता है फंक्शन का पूरा ग्राफ अगर बना दिया जाए तो कुछ पार्ट इंक्रीजिंग के रेंज में आए, कुछ पार्ट डिक्रीजिंग के रेंज में आए। वो डिपेंड करता है हम उसको x की कैसी वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, x की कैसी वैल्यूज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ आधा पार्ट इंक्रीज करेगा, आधा पार्ट डिक्रीज करेगा। डिपेंड करता है रेंज हम उसको क्या दे रहे हैं, किस रेंज में बात हो रही है।
इसको अगर हम प्रॉपरली समझें तो देखो फंक्शन का जो ये तो लिखते हो ना dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं दो चीजें लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है वो बताना है और इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। सर पहले वाला तो लाइक पूरा चेंज डिफाइन करता है लाइक, चेंज इन, हाँ वो और dy डेल्टा, by dx इज लाइक स्मॉल चेंज, लाइक इन्फिनिट इन्फिटिस कुछ वर्ड होता है, इन्फाइनाइटेसिमल, इन्फिनिटली स्मॉल। इन्फाइनाइटेसिमल। हाँ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। नहीं सही नहीं है, कुछ भी फेंक रहा है, मतलब जैसे मुझे पता ही नहीं है। अरे नहीं स्मॉल सर, dy by dx तो स्मॉल हो गया ना, लाइक स्मॉल चेंज। और ये बहुत बड़ा सा चेंज हो गया। मतलब बड़ा सा नहीं, लाइक पूरा टाइम जितना है। मतलब कुछ हद तक ठीक है बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। देखो अच्छा, ये जो है ना, वो डिफरेंस बता रहे हैं एक तरीके से, मतलब हाँ ये करेक्ट, ये करेक्ट। तुम्हें ये पता है कि नहीं, जैसे dy बाई dx जो आता है वो कहाँ से आता है? मैं थोड़ा सा क्लास 11 की बात करता हूँ। 11 क्या, तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हाँ मैं दिखाता हूँ फिर याद आ जाएगा। हाँ ये हाँ ये तो पढ़ा है, बस ये सॉल्व करने के लिए कुछ समझा मुझे तो ये है नहीं। जानते हो, ये फॉर्मूला जानते हो? हाँ सर जी। यस ये सर। dy बाई dx का मतलब होता है लिमिट से आया था। हाँ हाँ तो देखो इसमें मैं, इस पे मैं डिटेल में आऊंगा जब dy बाई dx का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है वो बताऊंगा ना, तब इस पे आऊंगा मैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्या आता है, वो करेंगे डिस्कस हम लोग। अभी ये समझो कि एक होता है इंस्टेंटेनियस। जैसे ये मान लो कर्व है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसके बीच में x में और y में क्या चेंज आ रहा है, यहां से और यहां से x और y में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको अगर ऐसे करोगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा एक एवरेज चेंज, यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज हुआ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट इसमें अगर डेल्टा एक्स को छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, दो बहुत पास पॉइंट्स, फिर उसमें से निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये एवरेज चेंज हुआ, यहां से लेकर यहां तक y में कितना चेंज हुआ। जैसे मान लो इसको हम प्रॉपरली अगर सर प्लॉट मैं वही तो बोल रहा था कि लाइक अगर हम कोई वो ले ले, कोई डिपेंडेंट ऑन टाइम वाला स्ट्रेट फंक्शन ले लाइन, लें, तो उसके लिए मतलब तो कुछ लाइक ज्यादा टाइम के लिए चेंज, तो वही सर तो वो होता है, मैं इतने वैसे क्लोज बोल रहा ज्यादा था। टाइम तो तुमने बोला ही नहीं। बने है ना। अच्छा सॉरी ऐश्वर्या, क्या बोल रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार जरा फिर से बोलो। सर मैं कह रही हूँ दो पॉइंट्स जो लेंगे सर वो इतने क्लोज होने चाहिए कि मतलब स्ट्रेट लाइन से लगे। दो वो तो पॉइंट इतने dy क्लोज। वाले के लिए होनी चाहिए ना। हाँ सर dy बाई dx के लिए। dy बाई dx के लिए देखो सिर्फ ये पॉइंट होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स में मान लो ये x है हमारा, x1 है मान लो, ये हमारा x2 है, तो इनका जो डिफरेंस है वही डेल्टा x है। और हाँ इस टाइम डेल्टा। पे जो y की वैल्यू है, ये देखो ये वाला y यहाँ पे ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, हाँ ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, तो इनका जो गैप है वो हमारा डेल्टा y है। यस सर। इसमें जो चेंज हो रहा है, मतलब y विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हो रहा है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये चेंज हो रहा है। अब इसमें मैं एक काम करूं, अगर इस डेल्टा x के गैप को छोटा करता जाऊं, जैसे अभी डेल्टा x का गैप कितना बड़ा है देख रहे हो ना, इस चेंज को हाँ मतलब इस पॉइंट को इधर करूं और इस पॉइंट को इधर करूं, तो ये वर्टिकल लाइंस ऐसी ऐसी बढ़ते जाएंगी, इस पॉइंट के पास आके रुक जाएगी। इस पॉइंट के पास क्या होगा, डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे अभी तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है चेंज, अभी यस सर। मैंने ये लिख हम्म दिया, तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट हो रही है चेंज। अब उस हम्म टाइम पे जो लाइन होगी ना, ये वाली, वो dy बाई dx हो जाएगी, मतलब उस टाइम पे क्या रेट है, इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे क्या रेट हाँ है। हाँ इस गैप को, मतलब जो ग्रीन लाइन ऊपर बनी है ना, इसको हम छोटा करते जा रहे हैं, इधर से भी कम, इधर से भी कम, यस सर। पॉसिबल कब है, जब डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा, तो डेल्टा हाँ एक्स एकदम जीरो के बहुत पास हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, ये वाली लाइन ऐसी हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर और कम, फिर उस टाइम पे ये जो पॉइंट है ना, उस टाइम का रेट है ये। तो ये इंस्टैन्टेनियस रेट है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ओके। रेट ऑफ चेंज। वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब समझते हो WRT का? हाँ विद रिस्पेक्ट टू, यस सर विद रिस्पेक्ट। चलो कुछ तो आता है। तो अब देखो dy बाई dx का मतलब ये इंस्टेंट पे, इंस्टैन्टेनियस रेट है, इंस्टैन्टेनियस, उस टाइम पे रेट में कितना आगे है पीछे है वो सब, ये इंस्टैन्टेनियस रेट है, इंस्टैन्टेनियस रेट है। मैं इन सब चीजों पे आऊंगा थोड़ी देर में, जब dy बाई dx का एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा उस टाइम पे आऊंगा।
तो इंस्टेंटेनियस रेट है ये वाला। अब देखो ये जो रेट है इसमें से कुछ लिखना तो नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने कुछ काम की चीजें नहीं की हैं। सब कुछ लिख लिया सर। लिख लिया सर वैसे। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये ना लाइक कॉन्सेप्ट समझने में यूज हो जाती है चीजें बताने के लिए, हाँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब ना फिर बाद में भूल जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा लाइक काम कर आया रहे कहाँ हो। से था सब कुछ। मैं ना हर चीज बताऊंगा उसका जड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? हाँ तो वो लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। चलो और जो भी मिले नया वो लिखते रहना। मुझे नहीं पता तुम लोग 11th में कैसे पढ़े हो। तो देखो अब है ये dy by dx क्या है, रेट है। तो देखो जैसे मान लो यही कर्व हम ले लें, ये वाला पैराबोला हम ले लें, तो dy by dx तुम्हें मालूम चल गया एक पॉइंट पे है, इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे क्या है रेट। तो dy by dx जो है ये एक टाइम का है। अब सोचो जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, उस टाइम पे dy by dx कितना है ये बताओ। तो अगर ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव आता है, मान लो dy by dx पॉजिटिव आता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। सोच के बताओ, अगर dy by dx को हमने पॉजिटिव कर लिया, dy by dx को पॉजिटिव कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि सर वो बीच वाला एक्स एक्सिस है ना, तब जाके। हाँ ऐसे वो तो है ही। हाँ ये वाई एक्सिस है, तो अच्छा यहाँ फिर तो ये है। इंक्रीजिंग हो गया। हाँ तो ये है, देखो दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, x1 ये ले रहे हैं x2। अब ठीक है। जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए वो इनके बीच में आ रहा है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी रेंज के बीच में आ रहा है। तो अगर ये पूरा पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट है तो उस टाइम पे अगर हम रेट फाइंड करें वो तो पॉजिटिव होगा। यस सर। तो अगर dy by dx हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि dy by dx रेट है, तो अगर रेट हमारा पॉजिटिव है तो हम ये बोलेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस है, उस पे आता हूं मैं, ठीक है? dy by dx अगर हमारा लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और अगर dy by dx हमारा 0 हो जाता है, क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग। ना नहीं ये भूल गया सर, एक सेकंड रुको, है तो एक सेकंड। सही है, ना इंक्रीजिंग ना उसकी डिक्रीजिंग। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। किसकी? हाँ मतलब मैक्सिमम कोई भी मिनिमम में आता है फंक्शन ना, है। dy by dx 0 फिजिक्स में क्या अरे था ये याद आ रहा है। ये स्लोप 0 होता है उस टाइम पे कैसा ग्राफ मिलता है, कांस्टेंट होता है ना, मतलब y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ना। 90 एंगल होते हैं। dy by dx जो होता है वो स्लोप होता है, वो अगर 0 हो जाए तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू x हो जाएगी। ये तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो इस वाले से, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो ना इस वाले से। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ सर। तो ये कांस्टेंट, उस टाइम पे ग्राफ हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये कांस्टेंट फंक्शन। सर एक डम सा क्वेश्चन है, पूछूं? बहुत ज्यादा। हाँ बताओ। मतलब स्लोप था, अभी हम क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, तो स्लोप कहाँ से आ गया फिर? कौन सा स्लोप? स्लोप का तो बात ही नहीं हुआ अभी। सर हाँ अभी तो आपने बोला कि सर वो जब हम स्लोप 0। फिजिक्स में करते हैं ना, तो किसी भी फंक्शन की जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसको हाँ तो डिफरेंशिएट उसके लिए करके तो हम वही 0 के लिखते हैं इक्वल कि पुट हाँ कर देते हैं। हाँ वो क्यों करते हैं, देखो वहां पे स्लोप, देखो जैसे मान लो ये कर्व है, हमें ये पता लगाना है, ध्यान से सुनो, वैसे मैं बाद में बताता, हमें ये पता लगाना है कहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो सोचो फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहाँ देखो ग्राफ ये मैंने बनाया है, चलो वाई एक्सिस हटा देते हैं। देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस है, मान लो इस तरीके से, यहाँ पे फंक्शन अभी कम है कम है कम है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम अटेन कर लेगा, उसके बाद कम होगा, है कि नहीं? तो जब मैक्सिमम अटेन कर लेगा उसके बाद तो वो कम होगा, तो हम यही पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कहाँ पे वो मैक्सिमम अटेन करेगा। अब जहां पे भी मैक्सिमम अटेन करेगा वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो लाइन एक्स के पैरेलल हो जाएगी। यस सर। तो इसी वजह अच्छा, कॉज उससे से ऊपर फंक्शन जा ही नहीं रहा है। हाँ उसके क्योंकि नीचे ही मैक्सिमम अटेन जाएगा, कर लिया है वो, इसी तरीके से मिनिमम के साथ भी उसके है। ऊपर नहीं जा रहा फंक्शन। हाँ तो अब ये लाइन जो है टेंजेंट वो तो एक्स के पैरेलल हो जाएगी। अब लाइन जो होती है वो तो dy by dx होती है, क्योंकि टेंजेंट हाँ का फिर पैरेलल होगी तो फिर इसको हम जीरो करके ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं कि कहाँ पे ये मैक्सिमम ले रहा है, तो इसी वजह से इसको हम जीरो करते हैं। सर ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है ना जिसका लाइक कोई कर ही ना एग्जिस्ट मैक्सिमम वाली, जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले बिल्कुल लो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक्स का कोई भी ऑड पावर ले लो, मैक्सिमम केसेस में उसका कोई भी वो नहीं बनता है। ठीक है, आता है, वो सब चीजें आती हैं, बट मैक्सिमम मिनिमम भी रुक जाते हैं। अभी हम मेन जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं, वरना टॉपिक हमारा मिसगाइड हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलो।
हाँ क्योंकि ये तब तो ठीक है, समझने वाली बातें हैं, बट किताब ये में हटाना मत सर, एक सेकंड जरा थोड़ा सा लिखना है। अच्छा लिख लो, जल्दी लिखो। लिख के बता दोगे? हाँ तो देखो, अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है, समझना है इसको अच्छे से। अभी तक जो भी समझाया उसके 4 पॉइंट्स, 4 कंक्लूजन, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा x2 है ये x1 से बड़ा है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन, अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं, जैसे मान लो मैंने x2 जो है वो हमारा x1 से बड़ा है, ओके। तो अब क्या करना है, उस फंक्शन की, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ हम बना लेंगे। अब ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करता हूं x2 पे। कैसे फाइंड करूंगा? f की दुनिया में जहां जहां x है वहां x2 डाल के, x2 डाल देंगे। हाँ, तो fx2 निकल गया। अब इसी तरीके से fx1 निकालो। अब अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे x2 पे बड़ी आती है x1 वाले पॉइंट के वैल्यू के, तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब कुछ ग्राफ जो बनेगा फंक्शन का वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन बने, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन बने, हाँ इंक्रीजिंग ही होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता ही वही चला है ना जाएगा। जो आप बात कर रहे थे कि लाइक अगर कोई x की वैल्यू है और y की कोई दूसरी x की वैल्यू है, और y की वैल्यू और y की जो दूसरी वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है y वाली वैल्यू से, तो हाँ इंक्रीजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये वाली चीज है, बढ़ता ही चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारा x2 बड़ा है x1 से, और इन केस fx2 की वैल्यू बड़ी भी है और इक्वल भी हो जा रही है किसी पॉइंट पे, उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो केवल इंक्रीजिंग है। Okay. मतलब देखो ग्राफ इसका, ये बढ़ रहा है, कांस्टेंट भी हो सकता है और फिर बढ़ सकता है। इस वाले में क्या है, ग्राफ को देखो और समझो, ये इंक्रीज हो रहा है, ये हाँ लाइन पैरेलल बीच मतलब में कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। कम तो नहीं हुआ ना, नहीं कम तो नहीं हुआ ना, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले में कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा कांस्टेंट भी नहीं होगा उसमें, तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग में देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए थे और मैंने उसको शाम को मेरे पास 15 रुपए हो गए, तो वो इंक्रीज हुआ। बट मेरे पास 10 रुपए हैं और शाम को भी 10 ही रुपए हैं, कम तो नहीं हुए ना, कम तो नहीं हुआ ना। तो ये तो डिक्रीजिंग वर्ड यहाँ पे कांस्टेंट बिल्कुल आएगा ही नहीं, कांस्टेंट हो गया। और मान लो 10 के बाद मेरे पास 3 इंटरवल हैं, 6 बजे, 10 बजे और 12 बजे। तो 6 बजे मेरे पास 10 रुपए हैं, इस टाइम पे मेरे पास 15 हो गया, इस टाइम पे 18 रुपया हो गया, तो इंक्रीजिंग हो गया। मेरे पास 10 रुपया है, इस टाइम पे भी 10 है, लेकिन अब जाके बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा कांस्टेंट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, तो ये आएगा इंक्रीजिंग के अंदर। सर इसका हम एग्जांपल सिग्नम फंक्शन बोल सकते हैं। सिग्नम फंक्शन कैसे? सर बिकॉज़ वो कांस्टेंट रहता है ना। तो इंक्रीज कहाँ करता है, उसमें तो बस x बढ़ाते चले जाते हो, y थोड़े ना बढ़ता है। सिग्नम फंक्शन बोल दिया है, देखो ग्राफ उसका ऐसे होता है। हाँ हाँ ऐसे वाला। तो तो लाइक ये जो इसमें कांस्टेंट y है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, बट वी कैन से इंक्रीजिंग तो है ना। अच्छा लेकिन y नहीं कहाँ नहीं, बढ़ रहा है? कांस्टेंट फंक्शन है, y तो कांस्टेंट हो गया ना। हाँ ओके ओके हाँ। ये अगर तुम्हारा वो होता, क्या बोलते हैं इसको, रैम्प फंक्शन, नाम सुना है ऐसे? नहीं नहीं सर। कराया होगा बीएमसी में मुझे। सुना है। हाँ, तो ये वो वाला फंक्शन है, रैम्प फंक्शन बोलते हैं इसको। ये हमारा इंक्रीजिंग बोल सकते हो, थोड़ा इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी 2 हुए, 2 और हैं, देखो इनको ग्राफ में भी नाम लिख देता हूं मैं। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एसआई का मतलब वो एसआई यूनिट मत समझ लेना,
ये वाला सिर्फ इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो दो और होते हैं। थर्ड केस, अगर x2 को बढ़ाया और उस टाइम पे हमें ये पता चला कि fx2 की वैल्यू कम हो गई है fx1 से, उस केस में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका जो ग्राफ बनेगा देखो कैसा बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ओके, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ हो गया, मतलब नेचर हो गया, इस तरीके से होगा। ये समझाने के लिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बने। फोर्थ पॉइंट, अगर x2 के बढ़ाने से ऐसा होता है कि fx2 छोटा होता है या इक्वल भी हो सकता है, उस केस में हमारा फंक्शन केवल डिक्रीजिंग है। जैसे पहले कम हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर कम होना शुरू हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये हमारा डिक्रीजिंग है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, ये हमको एक्सरसाइज में यूज करनी है। डन सर। ठीक है, अब एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, थ्योरम 1, ये एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है बिल्कुल। तो इसमें क्या बोलता है पहले समझ लेना, पहले लिख लेता हूं फिर समझा देता हूं, ठीक है। लेट एफ बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल, मतलब ए और बी इंक्लूडेड है। आई होप इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब समझते होगे, इस वाले का और इस वाले का। हाँ, क्लोज इंटरवल होता है जब स्क्वायर ब्रैकेट्स हो। इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्लोज्ड ओपन लगाते हैं, पता है ना? ओपन लगाते हैं, इन्फिनिटी में ओपन लगाते हैं। एंड डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। अच्छा, ए कॉमा बी ओपन क्यों है? बहुत बड़ी बात छिपी है इसके अंदर भी। कई बार ऐसा होता है कि ए पे हमारा डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आ जाता है, डबल डेरिवेटिव वहां पे 0 हो जाता है। ये वैसे तो बहुत आगे की बात है। अच्छा, कुछ समझ में आया सर, ये जो अभी आपने बोला। चलो इसको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम आज देख लेते हैं, टाइम बचता है कि नहीं। तो ए और बी ओपन इंटरवल है, अभी के लिए बस ये समझ लो कि ए और बी फंक्शन के लिए डोमेन हम ए और बी ले सकते हैं, बट उस टाइम पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए ए और बी को हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस ए और बी दोनों पे होगा। हाँ हाँ हाँ, और बीच में तो है ही, ऑब्वियसली बीच में तो है ही, लेकिन ए और बी पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा ए एंड बी। देन क्या होगा, तीन चीजें होंगी। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, मान लिया ये पॉजिटिव आ गया, f डैश x अगर पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, देन f मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो पहले जो मैंने लिखवाया था ना 4 पॉइंट्स, वो तो सिंपल ऑब्जर्वेशन था कि ग्राफ में x1 x2 पुट करो, वैल्यू ज्यादा मिलती है तो इंक्रीजिंग हो जाएगी, कम मिलती है तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। बट बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में हम ये कर नहीं सकते हैं, है ना। हमें तो एक डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा कहाँ पे 0 है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, समझ रहे हो ना। तो ये हमको एक्चुअल क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्योंकि हर समय वैल्यू पुट करके निकालना बड़ा है कि छोटा है थोड़ा पॉसिबल होगा। तो अगर f डैश x 0 से बड़ा आता है, उस टाइम पे जो हमारा f होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली, हाँ, ये हमने देखा था ना अभी ग्राफ में सर करके, बिल्कुल इंक्रीजिंग में पॉजिटिव आ रहा था dy by dx, तो वही है। अच्छा, इंक्रीजिंग इन a एंड b ऐसा होता है, f जो है वो अपने डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नंबर 2, अगर f डैश x हमारा लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो फंक्शन होगा f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन a कॉमा b। लास्ट केस, अगर मान लिया f डैश x हमारा 0 के इक्वल आ गया,
थर्ड केस, अगर एफ डैश एक्स हमारा एग्जैक्टली 0 आ गया, उस केस पे जो हमारा फंक्शन होगा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उस रेंज में वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन इन ए एंड बी। जैसे मान लो यही फंक्शन हम बनाते हैं, ये मान लिया, समझना अच्छे से, ये हम बनाते हैं। अब इस फंक्शन का अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें, ये क्या होता है वैसे, स्लोप होता है, तुम्हें हल्का फुल्का पता ही होगा, dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं। हाँ। अब एक ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो x के पैरेलल हो, उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो x के पैरेलल है? x के पैरेलल है तो 0 होगा ना सर। 0 होगा, वेरी गुड। अब देखो ये लाइन तो x के पैरेलल है, तो अगर हम ये रेंज कंसीडर कर लें, सिर्फ इतना ही रेंज बोलें कि 1 से 2 के बीच में ही हमको देखना है, a और b हमारे 1 और 2 हो जाएंगे, तो उस टाइम पे तो dy बाई डी एक्स 0 आना चाहिए ना। हाँ आ भी रहा है, ये आ भी रहा है, देखो। तो अगर f डैश x हमारा 0 हो जाता है तो हम ये बोलते हैं फंक्शन उस टाइम पे कांस्टेंट है, मतलब जो y की वैल्यू यहाँ मिल गई 3, वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी। y जो होगा वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, वो तो इधर कर रहा है, इधर कर रहा है। सर ये इधर जो क्या हम होगा? फिजिक्स में कहते हैं कि लाइक f डैश x अगर 0 है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इस पे तो ना मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू है। नहीं, एक मिनट, फिर से, f डैश सर x लाइक अगर 0 है तो फिजिक्स में इफ यू डू क्वेश्चंस ना, वो पूछते हैं लाइक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो कहते हैं जो उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव है उसको 0 पुट कर दो। हाँ, लेकिन इस पे तो ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू, 0 आ रहा है डेरिवेटिव लेके। अच्छा, मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ। देखो, जो dy बाई डी एक्स निकालते हो उसको पहले 0 के इक्वल करते हो, ठीक है? हाँ वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि कौन से पॉइंट पे हमको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकालता है वो। जब dy बाई डी एक्स को 0 करोगे ना, जैसे मान लो ये ग्राफ देखो, हाँ ये देखो, अब यहाँ पे इस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स है, मान लिया, तुम इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये 0 अगर कर दिया, कहने का मतलब, सुनना पूरा पहले, जब इसके dy बाई डी एक्स तुमने 0 के इक्वल कर दिया तो कहने का मतलब स्लोप को 0 के इक्वल कर दिया। तो इस हाँ। कर्व पे टेंजेंट हम कहां कहां खींचेंगे जहां पे स्लोप 0 होगा? तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट वहां पे और एक पॉइंट उधर है। एक पॉइंट यहाँ पे मिला और एक पॉइंट यहाँ पे मिला। हाँ 3 आ गए। ओके, हाँ 3 पॉइंट मिल गए, इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो वो इससे मिलता है। हाँ अब क्या करोगे, इस पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है कि इस पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो तुमको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। वो देखो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये है क्या एक्चुअली, समझो इसको, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ रहे हो? अरे बढ़िया। हाँ ये स्लोप का रेट ऑफ चेंज है। अब स्लोप अगर बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, स्लोप बड़ा हो रहा है मतलब सर ग्राफ में, 0 हाँ दिखा दो थोड़ा सा, क्या, ये वाला ग्राफ में दिखाना डबल डेरिवेटिव लाइक कैसे। अच्छा रुको, वही तो बता रहा हूं। देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, तो मान लिया ये फंक्शन है, हम क्या करते हैं, पता लगाना है, इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिल रहा है, वो दिख रहा है इस पॉइंट पे। अब इसके पहले वाला पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं, इसके बाद वाले पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं, ये देखने के लिए कि स्लोप इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना है। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, सुनो, तुमने बात छेड़ी दी है तो सुनी लो अच्छे से। वैसे ये बढ़िया। हाँ देखो, ये देखो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो फिर मैं भी एकदम घुस जाता हूं अंदर। बढ़िया। देखो, तुमने ये भी देखा होगा कि अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिलता है, सुने हो? नहीं, बस डबल डेरिवेटिव टेस्ट पता है सर। वो अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम, पॉजिटिव आए तो वैल्यू नेगेटिव, हाँ, तो मतलब पॉजिटिव अगर आ गया तो मिनिमम मिलता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर डी मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाए तो हमको मैक्सिमम मिलता है। हाँ, क्यों मिलता है वो सुनो। ठीक है, देखो ये पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट हमने बनाया तो हमको ये पॉइंट मालूम चल गया, यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ होने वाला है। अब इसके एक पॉइंट पहले ले लो, इधर का टेंजेंट खींच लो, एक पॉइंट पहले का और एक पॉइंट बाद का। अब ये जो लाइन है ये वाली, उसका स्लोप देखो थीटा 90 से बड़ा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सुनो ध्यान से, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो स्लोप नेगेटिव से बड़ा हो रहा है, नेगेटिव से
मतलब पहले नेगेटिव था, बढ़ रहा है स्लोप, फिर बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, तो मतलब Yes, डी sir. स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखो और ओपी बढ़िया, समझ रहे हो? हाँ जी अब यही बिल्कुल फंक्शन अच्छे अगर ऐसे समझ उल्टा गए। करके दे दें, तुमने बात कर ही ली है तो अब करो अच्छे से। हाँ हाँ कोई नहीं सर, टाइम बहुत है, अब जितने बजे तक हाँ क्लास हाँ में। टाइम बहुत है, 11 बजा लेंगे। यहाँ देखो, अब ये देखो, यहाँ पे हमको मैक्सिमा मिलने वाला है, बट उसको हमको ग्राफिकली समझना भी है, कैसे मिल भी रहा है कि नहीं हाँ मिल रहा है। तो ये पॉइंट तो हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने से मिल कौन, गया। हाँ जीरो। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि यहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक टेंजेंट, मैं थोड़ा कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये ब्लू से ले लिया, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक टेंजेंट खींच लो, और इस पॉइंट के राइट साइड में एक टेंजेंट खींच लो। अब यहाँ का जो टेंजेंट है थीटा वो लेस देन 90 है, तो ये जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव है। इस पे स्लोप तो 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, और इधर पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो स्लोप अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर घट रहा है। मतलब इसका डी हाँ स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव हो गया मतलब हमको वहां पे मैक्सिमा मिलेगा। देखो ये रहा। Yes, sir. हाँ अच्छा चलो क्लियर? क्लियर। Yes, sir. तुम एक लोग ना और ये चीज, कल करने वाले थे। हाँ बताओ। एक और चीज पूछ लेता हूँ, अब बात हो रही है तो, ऐसा पूछिए। भी तो कोई ग्राफ हो सकता है जिसमें दो दो कर्व आ रहे हो? दो मैक्सिमा दो मिनिमा। हाँ लाइक दो आ रहे हो, बट मैक्सिमम तो सर एक ही होगा ना मैक्सिमम वैल्यू, लाइक ऐसे मान, मैं कैसे दिखा नहीं सकता ड्रॉ करके, तो रुको रुको, दिखाता मैं ड्रॉ। तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गया मैं। ये देखो ना सर, अभी दिखाता ये हूँ लेकिन आपको अभी सर, लिखने नहीं पूरा दूंगा देखो। मैं, ठीक है? ये देखो ऐसा कुछ सर अरे दिख रहा तू है। भी अरे वाह, कलर तो चेंज कर लेता। ओके ले लो, भी कर लेते सर, एप्पल पेंसिल जिंदाबाद। इधर इधर खींचो, इधर राइट साइड कॉर्नर में, राइट लेफ्ट, हाँ ठीक है। तो एक ये है और ये है, ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट से मिलेंगे। यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हाँ पैरेलल पैरेलल। हाँ आप क्या कह रहे हो? ये वो यहाँ तो ये है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो बट ये भी तो इसमें भी तो आएगा ना, वो जो लोकल हमने मैक्सिमा देखा। लोकल मिनिमा ये सब भी होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब भी होता है। तो ठीक है, मतलब करेंगे हम आराम से इसे। हाँ हाँ हम ये सब करेंगे, बढ़िया। ठीक है। चलो यहाँ यहाँ तक तुम लोग ना बहुत इधर उधर घुसा देते हो। अभी इन तीनों पॉइंट को समझ गए? अरे इनको सर लिखो लिखने फिर। दो सर, 2 मिनट सर, फिर अरे बाद कल में क्या बताऊंगा, भूल अभी गए। रुक जाओ, मैं कल इसको नोट्स बनवा के बढ़िया से लिखवाऊंगा, ठीक है? कल भी क्लास रख रहे हैं, पता है तुमको? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, तो जब कल है। ना मैंने ये सोचा है कि मैक्सिमम मिनिमा ही करेंगे हम लोग। आज हम जो जरूरी चीजें हैं वो कर लेते हैं, टेंजेंट नॉर्मल ये सब कर लेते हैं, हम्म, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेते हैं। देखो बातें तो करने मतलब करेंगे तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि टॉपिक इतना स्पेशल है। अभी इसको नोट डाउन करो पहले। एसेंस ऑफ कैलकुलस। अरे तुम चीजों को समझने लगोगे ना, फिर तो इतना मजा आएगा, रात बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अरे वही तो सर, मैंने लाइक मुझे कुछ मतलब कर रहे हैं कैलकुलस, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, तो जिस मैंने एक बुक खरीदी, पता नहीं ऐसे करके, ये तो ऑडियो होता बुक है, है। बुक्स हम बहुत खरीदते हैं बट उसको पढ़ते नहीं है, 2 दिन पढ़ते हैं फिर मेरे उसके बाद तो। ऑडियो बुक है सर, कल ही इंट्रो खत्म किया है मैंने, वो है पावर ऑफ कैलकुलस एंड हाउ यूनिवर्स रिलेटेड टू कैलकुलस समथिंग बाय दिस मैथमेटिशियन, अमेरिकन मैथमेटिशियन, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। अच्छा ओके, इंडिया के राइटर्स की बुक पढ़ लेते हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तुम अगर चाहते हो ना, तुम्हें अगर पसंद हो तो केसी सिन्हा की बुक खरीदना। केसी से इनका इनका सबसे बड़ा फैन हूँ आई थिंक, इस बुक का। बहुत ही कमाल की बुक लिखते हैं ये केसी सिन्हा। इनका हाँ जी। कैलकुलस आता है, वो खरीदना। इनका मतलब कैलकुलस तुमको मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल जाएगा, अलग अलग बुक होती है इनकी, 12-13 बुक होती है। तो कैलकुलस की अलग आती है, ट्रिगो की, सर ये और लाइक यूसी सिन्हा मैथ मिलके। ट्रिगर है या सिर्फ पढ़ने के लिए, लाइक नहीं इन नहीं, ये लिटरेचर कोर्स है की या बुक मैथ है, ट्रिगर है? ये कोर्स की बुक है, कोर्स की बुक है। फिर मतलब हर मतलब टॉपिक मैथ से ट्रिगर अलग होगा ना अलग। इसमें, लाइक मैथ इक्वेशंस और वो सब होगा ना? नहीं बाबा, ये कैलकुलस तुमको जितना भी है ना 11-12 मिला के, वो सारा इनके अंदर हाँ चैप्टर वाइज है। अच्छा, ऐसे फिर ट्रिगो, समझाया है लाइक हर चीज। हाँ भाई समझाया है, एक्सरसाइज है, वर्किंग रूल है, एग्जाम्पल्स हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। बढ़िया, करेंगे। तो मैंने ये बुक है। 10th में देखी थी देखी किसी थी से। ना, लाइब्रेरी में होती होगी स्कूल में, सर यहाँ पे दिल्ली में कोई यूज सर नहीं आईआईटी मैंने करता। मतलब के जो खरीदी थी, एडवांस सर एग्जाम स्कूल होते हैं ना वालों सर, ने रिकमेंड की थी। हाँ लाइक क्या? मैथ्स खराब कर देता है पूरी ढंग से। कैलकुलस होगा फिर, हाँ मतलब ऐसे, क्या? मतलब एक मेरे को पूरी कह बुक रहे में हो? बस कैलकुलस ऐसे है? नहीं अभी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब
सब मतलब करवा दूंगा मैक्सिमम। अभी तो सर वैसे भी टाइम नहीं है, लाइक मतलब हाँ, अच्छे से करेंगे ना अभी मैथ्स, अभी तो बस जल्दी जल्दी में कर देखो रहे हैं। जो भी तुम्हें चाहिए एडिशनल चीजें वो मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी तुम्हें कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, अपने एनसीईआरटी पे फोकस करो। ये तब की बात है जब तुम स्टार्ट में आ रहे थे, मतलब फरवरी मार्च में, जब 12th में जस्ट एंड किए हो, उस टाइम पे हम बहुत 2000-5000 क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अभी के लिए बस यही है कि तुम्हें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं हर टॉपिक पे, तो वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जितना बताता हूँ सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, तो ये लिख तो लियो। वो वाला अभी नहीं लिखे ना हम, जो जितना बताया वो सब, Yes, जो भी sir, बस yes, बात sir. कर रहे थे। नहीं वो सब छोड़ दो, वो हम कल करेंगे। मैक्सिमम मैं कल बताऊंगा, पूरा अच्छे से दिमाग में घुसाऊंगा। अभी बस ये 3 लिख लियो तो बताओ आगे चले। हाँ हाँ, ये तो कब का लिख लिया। यस सर, ये तो लिख पहले लिया सर। चलो तो अब सीधा हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। इसके बाद तुम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। ये हमने सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है, 6.2 के लिए हम रेडी हैं। तो मैं एक बार फाइल अपलोड करता हूँ 6.2 की, बस 1 मिनट। डाउट्स लेके आए हो इसमें कि मुझे क्वेश्चन सारे डिस्कस करने हैं? जो जो करने वाले होंगे एक वो दो देख करा लेंगे। दो फिर हम कर लेंगे, लाइक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं पता था, यस सर। तो आप अब एक दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पे मतलब बस कॉन्फिडेंस आ बता रहा दो है। कैसे प्रोसीजर वगैरह है, फिर हम खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे एक्सरसाइज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दूं जो थोड़े से मतलब ट्रिकी हाँ टाइप के हैं। Yes, यस sir. मुझे 2 मिनट का टाइम दो। अच्छा तुम इनइक्वालिटीज सॉल्व करना जानते हो? हाँ जी, हाँ होपफुली Yes. जैसे मैं याद अगर है। बोलूं x-1 और x-2 मोर देन 0, x के रेंज क्या क्या होगा, आप जानते हो इसको करना? यस सर। हाँ, बट एक मिनट रिवाइज करना पड़ेगा, ये चीज़ को करके ही देख लेते हैं। करके देख लो, मतलब करवा दो ना। हाँ देखो चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो क्लास 11th में इसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं। केस 1 में देख लो क्या करते हैं। देखो ये 2 नंबर्स हैं, ये मान लो पहला नंबर है दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, देख रहे हो ना। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि a पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि a नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। हाँ यस सर। ये केस 1 था। अब मान लिया यही ऐसे लिखा हो x-1 x-2 लेस देन 0 लिखा हो, तो पहली केस ये होती है कि x-1 पॉजिटिव हो एंड x-2 नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करके 0 से छोटा आ जाएगा। और सेकंड केस जब x-1 नेगेटिव है एंड और x-2 x-2 पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तब भी हो सकता है ऐसा। तो इन दोनों को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव वाला आ चुका है तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर कॉमन रीजन ढूंढते हैं, मतलब ऐसे रीजन ढूंढते हैं जिसमें दोनों हैप्पी हैं, और वो रीजन हमारा फाइनल आंसर होता है। इसमें भी वही काम करते हैं, इसके लिए अलग सॉल्व करते हैं, इसके लिए अलग सॉल्व करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ढूंढ के हम आंसर बोल देते हैं। तो ये तो हो गया क्लास 11th में, बट हमको थोड़ा फास्ट करना है। हाँ, ये कुछ हमने नंबर लाइन मेथड से करा था। हाँ, नंबर लाइन पे बनाते हैं। अब देखो यही चीज मैंने ऐसे लिख दी है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो पहले। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये बनेगा x² - 3x + 2, ये मान लो ऐसे लिखा है। अब तुम्हें पता है क्या कि जैसे इसके अल्फा बीटा क्या होंगे, बता सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे? 1 और 2 होंगे। तो अपने रूट्स के बीच में जैसे नंबर लाइन पे अगर हम साइन कन्वेंशन देखें इसका, ये हमारा नेगेटिव ओरिजिन मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या फिर रूट्स हैं। तो इन सारे नंबर लाइन के पॉइंट्स पे हमें ये पता लगाना है कि ये कहां कहां पॉजिटिव है। देखो रूट्स पे जैसे 1 और 2 पे तो ये 0 हो गया। कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है अगर उसका a पॉजिटिव है तो। जैसे इसका a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर a पॉजिटिव है तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव वैल्यू लेता है। कैसे? अगर मान लो a पॉजिटिव है, a हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा पैराबोला का, है कि नहीं? यस सर। ये हमारा अल्फा है, ये Yes. हमारा बीटा है। अब हम अल्फा से बीटा के बीच में बढ़ेंगे तो y तो यहाँ से देखो नेगेटिव ही तो है। यस। अल्फा से हाँ आगे बढ़ ले तो y यहाँ पे पहुंचोगे नेगेटिव हो गया हाँ ना, हाँ आगे जाओगे तो y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, इधर भी y नेगेटिव।
ठीक है, तो अपने रूट्स के बीच में हमेशा वो नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रखोगे। तो अब इसी का तुमको अगर आंसर सीधा निकालना हो तो इन दोनों को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो, जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग। बट हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक अगर है तो सीधा काम खत्म करेंगे, किधर पॉजिटिव है यहाँ किधर नेगेटिव है पॉजिटिव, देख वहां के। भी पॉजिटिव। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव बोल रहा है तो हमारा x क्या होगा, एलिमेंट होगा माइनस इन्फिनिटी से 1। अच्छा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया खत्म। अगर यही चीज ऐसे दे दिया होता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 अगर लेस देन 0 बोल दिया होता तो हम बोलते भाई x जो है हमारा 1 से 2 के बीच में है। ओके, तो ये हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। अब हम 11th क्लास वाला काम। सर हाँ, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसे डिसाइड करते तो फिर कुछ वेवी कर्व मेथड ऐसा कुछ होता है ना कौन सा? सर? वेव हाँ कर्व कर्वी मेथड ऐसे करके कुछ वो होता है, वो वेव हम कर्व मेथड। वैल्यूज डालते थे ना, जैसे हमें अगर क्रिटिकल पॉइंट्स लाइक 1 और 2 रूट्स मिल गए, तो उसके बाद जैसे 3 डाल लिया, तो 3 पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पे पूरा पॉजिटिव ही होगा। देखो वो क्यूबिक के लिए है, क्यूबिक के लिए है या फिर फ्रैक्शन में अगर है तो क्वाड्रेटिक में तो यही फंडा है। हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं पूरा बताऊं तुमको, ऐसा भी होता है जैसे मान लो कोई भी फंक्शन तुमने ले लिया, क्यूबिक नहीं, डिग्री 5 का है, x-1 x-2 x+1 इस तरीके से ले लिया और ये पॉजिटिव बोल रहा है। तो अगर ये सारे ब्रैकेट्स हमारे लीनियर फैक्टर्स में हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं अगर, और सारे में x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसके लिए होगा 1, इसके लिए होगा 2, इसके लिए होगा -1। तो इन सबको नोट डाउन करो पहले, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब देखो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट डाउन करो, ये -1, ये 1 और ये 2 राइट मोस्ट कॉर्नर में हमेशा पॉजिटिव, राइट मोस्ट कॉर्नर में हमेशा पॉजिटिव। करके देख लो, 2 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव है। रख के देखो। एक सेकंड, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन लगाते जाओ, ये माइनस सर तभी है ना जब प्लस x माइनस। पॉजिटिव होगा, हाँ, ये तभी है, ये x का तभी है कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। जब सारे फैक्टर्स हमारे लीनियर हैं। अच्छा, ओके, और x का कोएफिशिएंट इन सारे फैक्टर्स में पॉजिटिव है। तो राइट मोस्ट कॉर्नर पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनाते जाओ। अब इसने बोल दिया पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। इसके लिए x होगा -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और अगर x छोटा बोल दिया है, मान लो ऐसे बोल दिया है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, x एलिमेंट -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 2 इस तरीके से। और अगर इसी में ऐसे बोल दिया हो, ये मान लो इस तरीके से बोल दिया हो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। मतलब हम अगर इसने ये बोल दिया है तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को भी ले लेंगे, क्योंकि वहां पे 0 हो जा रहा है, घट तो नहीं रहा है ना। तो अब लिखेंगे x एलिमेंट है, देखो ये वाले के लिए पॉजिटिव, एक तो हमें तुम्हारा -1 पे -1 इंक्लूडेड, 1 भी इंक्लूडेड, यूनियन 2 इंक्लूडेड और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये इस वाले के लिए है। और अगर ऐसे बोल दे, हाँ लाइक जब इक्वल टू हो तब जो लाइक इंटरवल है वो तो डिपेंड करेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट अगर इक्वल टू हो तो बस वो इंटरवल चेंज हो जाएगा ना। अगर इक्वल टू भी है तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो भी ले लेंगे, क्योंकि वहां पे वैल्यू 0 है, तो हाँ 0 भी वही है, मतलब कम तो नहीं इंटरवल हो रहा ना। क्लो, हाँ क्लोज इंटरवल हो जाएगा ना ओपन से। हाँ हाँ हाँ, क्लोज इंटरवल मतलब वो इंक्लूडेड हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 इस तरीके से, फिर यूनियन माइनस के लिए ले रहे हैं 1 से 2 इस तरीके से हो जाएगा, ये चारों इस तरीके से हो जाएंगे। बढ़िया, बोलो क्लियर है ये? यस। यस, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, वाओ हाँ क्या ओपी बात क्लियर है, मजा आ गया सर। मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है इसलिए। है थोड़ा सा। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में क्या है, कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं, मैं सिलेक्ट करके मैं करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक, वैसे तुम्हें करने सारे ही हैं, मैं किसी को भी छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा हाँ नहीं बोल हाँ सकता हूँ, सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, कहीं तुम घबरा जाओ देख के। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये सर आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया ना, एक बार हम ट्राई करें फिर कर लेंगे अच्छा आगे करना सारे चाहोगे? क्वेश्चन। तो ठीक है हाँ करो फिर। एक बार, चलो करो। तो यही 5th ही करके देखो, आता है कि नहीं आता है, करके हाँ देखो। वही वही कर रहे हैं।
तो एफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 6x एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x माइनस 30। तो 6 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको लीनियर फैक्टर में लाना पड़ेगा। तो 6, आई होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती है। हाँ, वरना बुला लेते राजू को, कर देगा वो। राजहंस, बहुत सही। क्या कर रहा है आजकल वो? पता नहीं, फोन ही नहीं उठाते तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें इसमें। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये जीरो हो रहा है तुम्हारा -2 पे और 3 पे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -2 और 3 इन पे दिखाओ कहाँ कहाँ, -2 और 3। अब या तो राइट मोस्ट कॉर्नर को पॉजिटिव बोल दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर मन ना करे तो देखो ये जो फॉर्म है ना वो क्वाड्रेटिक है, देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक है। एफ डैश एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक बन गया, तो अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा जैसे और मर्जी। क्वाड्रेटिक है, ए पॉजिटिव है। हाँ, तो ए पॉजिटिव है तो अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नीचे जा रहा होगा। अब इसने क्या क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो रेंज होगा देखो, x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इंटरवल आएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली है भाई, कॉर्नर पॉइंट्स नहीं ले सकते ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जीरो अलाउड नहीं है। -2 और 3 पे तो जीरो हो जाएगा। तो x एलिमेंट होगा डिक्रीजिंग के लिए -2 से 3, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा, ये सही था। हाँ, तो ऐसे ही करने हैं सारे क्यूबिक को क्वेश्चन। सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था मैंने। अरे नहीं, एफ डैश एक्स क्या बताया अभी अभी, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये हाँ, तो नेगेटिव है तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग। तो वही तो देख रहे हैं ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव इस रेंज में है और इस रेंज में है, तो मतलब इंक्रीजिंग होगा इस रेंज में। और एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग इस रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है ना? अब आ गया समझ। लिखना है तो लिख लो। चलो मैं एक दो और देता हूँ करने के लिए। लिख ही लिया सर। चलो मिटाऊं इसको ना, आगे चलते हैं। 5th कर लिए तो फिर एक दो और करो अच्छे वाले। लॉग वॉग ये सब आते हैं ना, लकड़ी का टुकड़ा मत ले जाना। 6th में तुम करो, 6th का सी पार्ट करो। नेगेटिव है, आप देखता हूँ कौन कौन करता है। 6th का सी पार्ट करो जरा। हाँ, तो आ गया 6 का सी। -2 और -1। सर आ रहा है, एक सेकंड। हाँ सर। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिए होंगे, क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिए होंगे।
क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड -2, नहीं 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव। हाँ सर 1 और 2। तो इनको बनाओ, ये 1 रहा, ये 2 रहा। अब रेंज कैसे डिसाइड करोगे? कुछ चला पता? 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है। 1 और 2 के बीच में नेगेटिव? आई डोंट नो। कैसे क्वाड्रेटिक है तो रूट्स के बीच में नेगेटिव, ये सुन लिए? नहीं वो लाइक 2 के बाद मैंने 3 डाल के देख लिया। 3 डाल के देखे तो क्या वैल्यू मिली? 3 डाल के देखा सर, पॉजिटिव वैल्यू है ना। किस में डाल रहे हो? fx में डाल रहे हो कि f डैश x में डाल रहे हो? किस में डाल दिया मैंने, एक सेकंड। f डैश x में डालना है, ध्यान रखना। और इसमें भी ना डालो, इस वाले में डालो, इस वाले में डालो, इस वाले हाँ में। इसी में तो डाला है मैंने। अच्छा अच्छा उधर तो माइनस भी तो है लेकिन। अरे मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मेरी बात समझ नहीं रहे हो। देखो मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सर नेगेटिव आ रहा है सर 3 डालने पर। 2 से इन्फिनिटी में नेगेटिव आ रहा है ना? यस हाँ तो नेगेटिव वैसे भी आना है, कैसे आना है? मेरी बात नहीं समझे। देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो बात सुनो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि जनरली मैक्सिमम टाइम जो fx होता है ना उसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आ जाता है जनरली। अभी भी आया है, पिछले बार भी आया था। तो देखो अब क्वाड्रेटिक का नेचर समझ लो। अगर हमारा a पॉजिटिव है, मान लिया इसका रूट्स अल्फा और बीटा है, a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अगर a पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा के बीच में ये कौन सी वैल्यू लेगा? नेगेटिव। समझ रहे हो? हाँ और अगर a ठीक है। नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ नहीं ठीक है, अगर a नेगेटिव है तो ये पैराबोला नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो अल्फा बीटा के बीच में, रूट्स के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो a तो नेगेटिव है ना, a -6 है। -6 कॉमन अंदर प्लस आएगा ना? नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का फॉर्म। हाँ सर उसी इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। x + 1 x + 2 आएगा ना? नहीं x, माइनस अच्छा माइनस कॉमन ले तो ऐसे आएगा। ओके तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स -1 -2 है। चलो कोई बात नहीं, तभी कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ अच्छा, मतलब वही सुन। मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सुनो, ये पहले देखो 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक में a नेगेटिव है, देख रहे हो? हाँ a -6 है, तो ये पैराबोला कहाँ खुलेगा? नीचे की तरफ खुलेगा। तो रूट्स के बीच में नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए रूट्स के बीच में। तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव, अब देखो यहाँ से आता है कि नहीं पॉजिटिव। तो अगर हम x को क्या रखें, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर रख लो। एग्जैक्टली हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस नेचर निकालना है। तो यहाँ देखो ये हमको मिला है -6 x + 1 और x + 2। 1 से 2 के, -1 से -2 के बीच में कोई वैल्यू रखो। जैसे मान लो माइनस का कितना रखे, 1.5 रख ले। तो ये -6 -1.5 + 1 कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? तो ये नेगेटिव और ये मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ ना मैं। अच्छा पॉजिटिव आ गया। हाँ वो मैंने ना -6 वो माइनस नहीं लिया था वहाँ पे। तो तुम्हें अगर वैल्यू रख के निकालना है वो भी सही है, या फिर क्वाड्रेटिक का नेचर, बस 2 ही रूल याद रखने हैं। a अगर पॉजिटिव है तो रूट्स के बीच में नेगेटिव डाल दोगे यहाँ पे, और अगर a नेगेटिव है तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव डाल दोगे। ये ग्राफ से समझ सकते हो। क्वाड्रेटिक का नेचर याद कर लेते हैं, ज्यादा बेटर लग रहा है। रूट्स के बीच में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव वैल्यू लेता है अगर वो a नेगेटिव है, और अगर रूट्स के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो a नेगेटिव, और अगर a पॉजिटिव है तो रूट्स के बीच में नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव मिल गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हाँ बताओ। पॉजिटिव वैल्यू जैसे 1 अगर रखें हम, कहाँ पे 1? x में, तो सर नेगेटिव ही आ रहा है।
ये उल्टा लिख रहे हैं, मैं 1 -2 इधर लिख रहे हैं, -2 -1, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो, 1 रखना है हाँ सर। तो इससे बड़ा 1 इधर रखोगे ना, इधर 1 होगा, हाँ सर। हाँ सर। इसमें रख के देखो, 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव, बट ओवरऑल माइनस की वजह से नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा है। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। तुम लोग कॉन्फिडेंट Yes, नहीं लग sir. रहे हो। इसका ई पार्ट भी करो, ई पार्ट करो। ई पार्ट में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर गलत हुआ तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, ये समझ लेना। भले टाइम ले लो बट आंसर सही से निकालो। ठीक है। Yes, sir. तो f डैश x निकाल लिए होगे ना, Yes, sir. Product rule. u into v चेन, Yes, sir. ये चेन रूल लगेगा ना इसमें? चेन रूल नहीं है, u into v है। तो मतलब पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे हाँ, को दूसरे को बाहर रख के हाँ, एक को कर लिया, क्यूब। अच्छा फिर हाँ। इस वाले को बाहर रख के उसको दूसरे वाले को कर लिया 3 into x plus 1, तो ये बन गया 3 into x minus 3 into x plus 1 whole cube प्लस 3 into x minus 3 whole cube into x plus 1। कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो x minus 3, अच्छा ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब और ये x प्लस 1 स्क्वायर। गलत कर रहा हूँ, सही से करें। ई पार्ट सर इसको वो वाइट पेज पे कर लेते हैं पूरा। वाइट पेज पे कर ले, सही कह रहे हैं। Yes, x sir. plus उसी 1 पे। whole cube x minus 3 whole cube x plus 1 whole cube x minus 3 whole cube। सिक्स्थ का c, fx कितना है जरा बता देना, मैं भूल गया। x plus 1 x प्लस 1 प्लस का 1 होल होल क्यूब क्यूब और x माइनस 3 का माइनस होल 3 क्यूब। का होल क्यूब। चलो यहाँ तो इसका निकालो पहले f डैश x u into v, u को ऐसे रख लिया, फिर 3 into x minus 3 होल स्क्वायर, अंदर सर वाले वो 1 है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल सर क्यूब ये है। अंदर भी तो x है, तो इसमें चेन रूल नहीं लगेगा अंदर में भी? लगेगा, 1 हो जाएगा ना उसका, यस सर। x minus 3 का करेगा तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 1। चेन रूल लग रहा है बट बच्चे बात करते हैं ना वैसे, तो हम लीजेंड टाइम लगा ही सकते हैं ऐसे, उसका तो 1 हो जाएगा ना। तो x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका कर लिया 3x, ठीक है। अब x माइनस 3 को बाहर रखो, फिर ये होगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर x प्लस 1 का तो 1 हो जाएगा। तो इसमें से देखो 3x माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर, ये कर लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और प्लस यहाँ बचेगा x माइनस 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ अरे सर आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो ये बन गया 3। अभी जब तक लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे हम रुकेंगे नहीं। तो ये हो गया 2x माइनस 4, इसमें से भी 2 कॉमन कर लो, बाहर वाला 6 हो गया, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2। यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर। आगे से समझ। ये 2 है और ये 1 है, तुम लोग के संगत में ना मेरा भी गलत हो रहा है बहुत आज। तो ये हो गया 4 और 1, 2 और ये 1। हाँ अब ठीक है यहाँ तक। इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे। अच्छा ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसमें वो रूल हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, वही करेंगे पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ये 0 कब होगा 3 पे, ये 0 कब होगा -1 पे, ये 0 कब होगा, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो -∞, ये हमारा +∞। पहले इन पॉइंट्स को रखो, सबसे छोटा है -1, फिर है 2 नहीं है 1 है, और ये है 3। अब इनके कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स मिले, डिसजॉइंट इंटरवल 1 2 3 4। बेटर ये प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा वे, मुझे तो बहुत पसंद आता है, इस तरीके से कर लो। कैसे लिखोगे देखो, यहाँ थोड़ा आंसर ना देखो सजाना पड़ता है हमको। संजीव को एग्जांपल दिया था उस दिन क्या? यस सर। संजीव कपूर का 1 2 3 4 1 2 3 4। तो रेंज पहले लिख लो, जो रीजन्स है वो लिख लो। ये वाला है -∞ से -1, ये वाला है ये वाला है 1 से 3, 1 2 3, और
ये है 3 से इंफिनिटी। इसके बीच में अपना रीजन डिसाइड करते हैं। चलो एक वैल्यू इधर ले लो, -2 ले लीजिए। -2 ले लिया, हाँ ले लिया -2। अब देखो -2 लेने पे यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये पहले ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट को छोड़ ही दो, वो तो पॉजिटिव है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें बस 6x - 1 से मतलब है। यस और नो? ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्या स्क्वायर। है? अच्छा स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी हो जाए। काम आसान करने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। अब तुम लोग क्या करोगे, -2 इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे। ये लिखेंगे, लेकिन बोर्ड में ऐसे लिख देना बस सीधा, नहीं, या ऐसे बोर्ड में एक्सप्लेन करना करके, पड़ेगा? नहीं नहीं एक्सप्लेन करके लिखोगे। देखो अब इसमें ऐसे लिखोगे, हियर 6, x - 3 होल स्क्वायर एंड या कॉमा x + 1 होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख दोगे। सो हमारी जो वैल्यू हो गई f' वो इक्विवेलेंट टू x - 1। इसमें सिर्फ वैल्यू रख के निकालो, -2 रखो, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ डाल दिया नेगेटिव। इसके बीच में डालोगे पॉजिटिव। हाँ, तो क्या आएगा बताओ, 1 से -1 के बीच में, तो क्या हो गया, 0.5 ले सकते हो, 0 ले 5 सकते ले लो। हो, 0 डालो इसके बीच में तो भी नेगेटिव। -1, हाँ नेगेटिव ही है। यहाँ पे 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में मतलब x 1 से बड़ा कर देंगे तो पूरा रेंज पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। समझ रहे हो ना यहाँ तक? हाँ सर। तो कैसे, इधर देखो, इधर क्या लिखना है वो देखो फ्रेंड, इधर लिखेंगे इस रेंज में हमारा f' नेगेटिव है, हमारा f' नेगेटिव है, हमारा f' पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हमारा f' क्या है, इस रेंज में पॉजिटिव है। अब इसने क्या पूछा है, f' क्या पूछा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो पूछा है ना? हाँ यस सर। तो वेयर f' पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ढूंढ लो कहाँ पे है, एक तो ये रेंज हो गया और दूसरा ये हो गया, इनको यूनियन बना के लिख लो। 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव वाला, ऊपर वाले लिख लो, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 -1 से 1 हो गया। 4 मार्क कहीं नहीं गए, अगर आ गया तो। हाँ तो इसको अच्छी हैंडराइटिंग में करोगे ना तो बहुत अच्छा दिखता है, ये टेबल वेबल सब बना के पूरा एकदम, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, तो ये करना इस तरीके से बहुत काम करता है। ये टेबल तो मैं बोलता हूँ हर बार बना लिया करो, क्योंकि अभी हम जल्दीबाजी में ठीक है डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट हर एक क्वेश्चन में ये तो हम कर ही सकते हैं टेबल बना के। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, बताओ कोई परेशानी? नहीं परेशानी तो नहीं है। नहीं हुआ अभी? नहीं सर। ये मिटाऊं पूरा? हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, अभी तो दोबारा करेंगे इसको एक बार। अंजलि, ऐश्वर्या, मिटाऊं इसको? यस सर। चलो आ जाते हैं वापस। तो 6 तक हो गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 7th। लॉग वाला करा दो ये। ठीक है, तो 7th वाला कर लेते हैं, पहले 7th को समझ लो। y = log 1 + x - 2x / 2 + x, जहां पे x जो है वो -1 से बड़ा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो डोमेन क्या है इसका, इसका डोमेन यही है, 1 से बड़ा x लेना है, वो डोमेन है। अच्छा इस बीच में मतलब -1 से बड़ा अगर x लोगे तो ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा, ये कहना तो है। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जरा ये वाला लिख लो बस, मैं पूछूंगा अभी। हाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड सर। ठीक है, सर इसका ना कॉन्सेप्ट फिर भी आसान है, क्वेश्चन से अजीब से है थोड़े से। अरे सर लिख रहे थे। अरे यार कौन सा लिख रहे थे, वो वाला जो बुक में हाँ था? तो हाँ लिखो जल्दी। सर हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, y = log 1 + x - 2x 2x बाय 2 माइनस है, 2 प्लस माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। आई से माइनस, बाकी बताओ कंफर्म करो। हाँ माइनस है। 2 माइनस है? हाँ नहीं सर प्लस है। कहाँ पे? अरे क्या कर रहे हो भाई?
सर प्लस ही है हाँ सर। माइनस है, प्लस है। सर मुझे प्लस लगा है, मैं तो कह ही रहा था प्लस है। 2x से पहले माइनस, मुझे लगा वो वाला। हाँ वो तो लिखा है ना माइनस, वो तो माइनस लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे वो तो लिखा ही है। एनीवेज चलो, तो क्या करना है इसमें, पहले y डैश निकालें, मतलब dy अपॉन dx, इसको आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx निकालो, log का 1 अपॉन x ठीक है। माइनस 2 बाई v, रूल सबको पता होगा, हाँ ये बड़ा सा है बहुत। प्लस x होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये हो गया 2 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x 1। ये समझ आ रहा है हाँ कि मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं? नहीं आगे नहीं, सर। ये तो आसान है, इतना तो कर ही लेंगे सर। इसको ब्रैकेट में डाल देना कि कुछ गलत ना हो जाए। 1 प्लस एक्स माइनस, आगे देखो 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे बड़ा है कि छोटा है। क्या? इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम हो गया x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, सिंप्लीफाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप क्लियर हो रहा है, मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हाँ हूँ। हाँ, हाँ हाँ सर। ये इतना तो हो रहा है। x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर से देखो 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इंक्रीजिंग बोला है ना इसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं बोला है, नहीं सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेंगे इसमें। क्रिटिकल पॉइंट 0,0 है तो कोई खास मतलब नहीं है उसका, एक ही पॉइंट है, क्या उसको निकालेंगे। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स को ये लेना है, 0 या 0 से बड़ा, इक्वल टू भी लेना है, क्योंकि इसने इंक्रीजिंग बोला है, 0 होगा तो भी चलेगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा, उसमें एक्स स्क्वायर तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है। x प्लस 2 को x प्लस 2 का भी ये भी नहीं कर पाएगा। ये पूरा डिपेंड कर गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पे, यही बस डिसाइड करेगा कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा। यस और नो? यस। यस सर। एक्स प्लस 1 ये हो गया तो हम बोल देंगे पॉजिटिव हो गया, और इसके नीचे रीजन लिख लोगे एज एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो डिसाइड नहीं करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो तो x प्लस 1 बताएगा। तो ये कह रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। तो दो बातें कह रहा है ये, एक तो x अगर -1 होगा तो पॉजिटिव है, या दूसरा -1 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव। देखो इस रेंज में तो आ रहा है ना पॉजिटिव, वही तो बोल रहा है प्रूफ करने सर को। हमारा सर f डैश x जो है वो आया है 1 अपॉन x प्लस 1। नहीं, f डैश x नहीं आया, वो इक्विवेलेंट है 1 अपॉन x के, और इक्विवेलेंट किसमें, साइन कन्वेंशन निकालने के लिए। हाँ f डैश x ये है, ये ध्यान रखो, ये f डैश x नहीं है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे हमको इस पे लाइक डिपेंड करेगा। इससे हम ये बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। f डैश x तो यही है। तो स्टिल हम सर 1 बाय x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, लाइक इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, इसके ऊपर ये लिखेंगे हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इस तरीके से, तो इसका हाँ, तो फिर अब इससे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। क्या रिवर्स हो रहा है, अरे क्या बात कर अच्छा रहे हो। मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से, हाँ ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ तुमको, अब 7th 8th की बातें बतानी है। तो ये देखो दो बातें कह रहा है, ये जो है ना वो दो बातें कह रहा है, एक तो x हमारा -1 भी हो सकता है, दूसरा x -1 से बड़ा होगा। तो इसने ये बोला है कि इस रेंज में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आ रहा है पॉजिटिव, देखो इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, बट इंक्रीजिंग तो है ना इसमें, हेंस f is increasing for x more than -1, ये हो गया प्रूफ। इसमें देखो f डैश x पॉजिटिव आ रहा है इस रेंज में, तो इंक्रीजिंग हो गया। बोलो क्लियर? क्लियर। यस सर। लिखो। अच्छा x देखो ये -1 नहीं ले रहे हैं, क्यों, हम मैंने क्या बोला है, इस यही रेंज बोल रहे हैं, इसी रेंज में पॉजिटिव है,
x -1 नहीं ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कोई बताएगा? इसके लिए भी इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, इसके लिए भी, बट ये नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई बताएगा? डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है, ठीक है, बट एक और बात, अगर log को -1 मिल जाए ना यहाँ पे x को, तो ये log 0 हो जाएगा, देख रहे हो? हाँ log 0 डिफाइन है क्या? x अगर -1 ले लोगे तो डोमेन का पार्ट नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 1 + x में x को -1 लोगे तो log 0 हो जाएगा, log 0 कहाँ से निकाला? log तो 1 से बड़े नंबर पे होता है ना, नेगेटिव पे भी काम नहीं करता है। यस, इसको हम हटा रहे हैं, सिर्फ इस रेंज को ले रहे हैं, है ना? चलो कॉपी करो जल्दी। सबका हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया। अंजलि? I done. ओके, चलो वापस एक्सरसाइज पे। अब देखो इसके बाद से, मतलब 7th के बाद, मैं सच बताऊं कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकता कि ये तुम मत करना, ठीक है? तुम्हें सारे सच में करने चाहिए। 8th 9th 10th सब क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट करके नहीं करवा सकता, तो फिर वो माइंडसेट बन जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है जो सर करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद तुमको नहीं, सारे, हाँ वो तो करना ही है सर। Anyway, कोई एक जो तुमने कभी क्लास में किया हो, बहुत परेशान किया हो, कुछ एक कोई करवाना चाहते हो तो करवा लो, सर नहीं नहीं तो सर, एक बार ना सर हम ना पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे ना, फिर अपने आप डाउट निकलेंगे, तो फिर वो अगली क्लास में टाइम लग जाएगा उसके लिए, तो हम अभी ठीक ठीक भी ठीक, नेक्स्ट ये सही कॉन्सेप्ट रहेगा। चलते हैं। हाँ, तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से करना, ठीक है? कहाँ तक है ये? 19 तक है। तो चलें आगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें अपना। चलो यस सर। ठीक है, तो हमने अभी 1.5 घंटे में सेकेंड टॉपिक हमने अपना कंप्लीट किया। फर्स्ट तो रेट मेजरर था, वो हटा दिया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने खत्म किया। अब अभी भी थर्ड पॉइंट सर जो है, 2-3 जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि जितनी एक्सरसाइज करेंगे डाउट निकलेंगे बड़े सारे। बिल्कुल 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 करोगे तभी निकलेंगे, वरना मैं सिर्फ यहाँ से बताऊंगा ये क्वेश्चन अच्छा है वो बुरा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। वो मेरे लिए है अच्छा बुरा, तुम्हारे लिए अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो है चैप्टर का, वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसमें हमको ना, पहले मैं वो बताऊंगा जो मैं स्टार्ट कर रहा था आज, dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। वो टॉपिक बड़ी मतलब कमाल की चीज है, समझना बहुत जरूरी है उसको। 3 बार पढ़ चुका हूं, अभी तक समझ नहीं आया मेरे को। 11th के एंड में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, समझ ही नहीं आया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। dy by dx का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है? मान लो y = fx कोई कर्व है, इस कर्व पे क्या है, मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका। सर ये स्लोप वाला मेथड है? हाँ हाँ हाँ, ये स्लोप क्यों होता है वो बता रहा हूँ। इसको स्लोप क्यों बोलते हैं? dy by dx हमने बहुत निकाला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बहुत किया है, बट क्या है वो? और अगर उसको किसी पर्टिकुलर नंबर पे निकालें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये समझने जा रहे हैं। देखो ये एक कर्व हमने ले लिया, ये कर्व है मान लो कोई भी, ये y = fx का ग्राफ है, y = fx, ये y = fx का ग्राफ है, कर्व है। एक पॉइंट यहां लिया है, समझना अच्छे से बस, और एक पॉइंट हमने यहां लिया है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A का जो x कोऑर्डिनेट है वो मान लिया x है, और ये जो गैप है वो डेल्टा h, वही डेल्टा h ले लो या h ले लो, चलो h ले लो, h है, ये जो गैप है वो h है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x + h।
ये जो है वो मान लिया हमने y है, x1 ले लो, ऐसे ले लो, x1 y1, ये x1 प्लस h है, और ये जो पॉइंट है ये y1 प्लस h है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, B का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट देख, y1 प्लस h हो गया। A का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1, y1, B का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 प्लस h, y1 प्लस h। एक लाइन बनाते हैं, A से B ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं। इस लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो ये जो एंगल है थीटा, इस लाइन का स्लोप निकालें अगर m a b, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बात बताओ, अगर x में हमने h चेंज किया है तो जरूरी है कि y में भी h चेंज होगा? नहीं होगा, y में चेंज कुछ और भी हो सकता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी होगा डायरेक्टली, लेकिन तो कर्व है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो x को 2 बढ़ाएंगे, y भी 2 बढ़ेगा। हाँ बट ये तो कर्व है, तो x में मैंने h डैश ले लिया, ओके, ठीक है। ये h डैश ले लिया, ये वाला गैप जो है वो h डैश है। अब देखो AB का अगर हम स्लोप निकालें, AB का अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y1 प्लस h डैश माइनस इसका y1 कितना है A पॉइंट का, y1 ओनली, और x का भी, तो x1 प्लस h माइनस x1। ये स्लोप है किसका, AB लाइन का, तो ये x1 कैंसिल, ऊपर से y1 से y1 कैंसिल, ये हो गया h डैश अपॉन डैश बाय h। अब AB तो हमने निकाल लिया उसका स्लोप, क्या करना है, इस AB लाइन को यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है ना उसको हमें छोटा करना है, मतलब इस h को छोटा करते जाना है, h को छोटा करते जाना है। तो ये जो लाइन होगी देखो अभी कैसे चेंज होती चली जाएगी, A से तो पास करेगी, B को और पास लेके आओ, यहां पे कर लिया B को, तो अब ये लाइन हो गई, और पास करो, ये हो गया, ये AB हो गया, और पास करो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम h को छोटा करते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा h बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाएगा, ये गैप होगा ही नहीं, तो B जो होगा वो A पे आके बैठ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा A के साथ। तो उस टाइम पे जो टेंजेंट होगी वो लाइन कैसी होगी, ये वाली होगी, इसका एंगल कुछ चेंज हो गया रहेगा, θ1 मान लो हो गया। तो अब इस लाइन का अगर हम स्लोप फाइंड करें, इस लाइन का स्लोप फाइंड करें, इस वाली लाइन का, ब्लू वाली अभी लाइन, ये A पॉइंट पे आ गई ना, बस लाइक हमने h को 0 कर दिया बिल्कुल। अब इस पॉइंट का हम स्लोप फाइंड करें तो वो क्या होगा, tan θ1, इस एंगल का टेंजेंट। तो कहने का मतलब h को अगर हम 0 कर रहे हैं, h को छोटा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो B पॉइंट है वो A पॉइंट पे आ रहा है, तो उस टाइम पे जो लाइन होगी ना, यही AB लाइन जो होगी, अभी हम इस लाइन को टेंजेंट नहीं बोल सकते, इस लाइन को टेंजेंट नहीं बोल सकते, वो सीकेंट है, सीकेंट है ना, इंटरसेक्ट कर रही है उस कर्व, तो टेंजेंट तो अपने कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहले जो रेड वाली AB थी उसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते, इस रेड वाली लाइन को हम टेंजेंट नहीं बोल सकते, भले हम ये स्लोप फाइंड कर रहे हैं, वो टेंजेंट का स्लोप नहीं हो सकता है। टेंजेंट का स्लोप तभी होगा जब ये h बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि एक लाइन मिल जाएगी ब्लू वाली, है ना, तो ये टेंजेंट हो जाएगी उस टाइम पे। तो जो स्लोप होगा ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कहने का मतलब जो dy बाई dx है वो हमारा होता है, जैसे मान लो यही कर्व हम बना लिए, तो dy बाई dx जो आता है, मान लो डिग्री 2 का या डिग्री 3 का कर्व है, डिग्री 3 का कर्व है, अगर कुछ भी रैंडम इक्वेशन ले लिया, तो इसका जो dy बाई dx निकालोगे वो क्या होगा, डिग्री 2 का होगा, 3x² प्लस 6x माइनस 10। तो ये डिग्री 2 का क्या बता रहा है, ये क्या है, इस कर्व पे टेंजेंट जितने भी है ना वो सब इसी से निकलेंगे, ये सारे टेंजेंट का, इस कर्व पे जितने पॉइंट्स है उतने टेंजेंट बना सकते हैं, है ना, इस कर्व पे जितने भी टेंजेंट, जितने पॉइंट्स है उतने टेंजेंट बना सकते हैं, तो वो सारे टेंजेंट इसी से निकलेंगे। कैसे, जैसे मान लो हमें पॉइंट ए पे टेंजेंट चाहिए, तो क्या कर लोगे, इस सारे टेंजेंट का स्लोप है ये, तो पॉइंट ए पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो,
तो कहने का मतलब dy by dx अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ये बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट P कहाँ मेरे पर को है? सर वहां से समझ नहीं आया जब आपने कहा, देखो ये तो हमें पता है फ्रॉम फॉर्मूला कि dy by dx जो है 1 डिग्री कम आएगा, हाँ, ठीक है। हम लाइक जैसे 3 डिग्री कर्व लिया तो उसका जो dy by dx आएगा वो 2 डिग्री आएगी, ये तो फॉर्मूला से पता है, बट उसके बाद कुछ समझ नहीं आया। अच्छा उसके बाद समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात लाइक नहीं, एक इसके बाद और ग्राफ से जाता है, इसमें थोड़ा लाइक कुछ लग रहा है ग्राफ में, लाइक छोटा सा ही बना दो एक और ग्राफ। अच्छा ओके। पॉइंट कहाँ पर है? P पॉइंट कहाँ पे है? ओके, ये ग्राफ फिर से बनाने को बोल रहे हो? मैं चलो नहीं, समझाता बस हूँ। छोटा सा बना दो नीचे कहीं पे भी, इसको रहने दो। ओके, हाँ ये ठीक है। मान लो ये है कर्व, ठीक है। हाँ तो इसका जब dy by dx निकाल लिया तो ये आ गया ना, देखो यहाँ पे dy by dx मान लो ये आ गया 3x² प्लस 6x माइनस 10। अब ये पॉइंट मान लो P है, जरूरी नहीं है A पे हो, B पे हो, कहीं पे भी हो, ये कहीं भी हो पॉइंट सकता है। अच्छा अच्छा। ये पॉइंट P पे हो गया। अब बताओ इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे एक टेंजेंट बन जाएगा ना? यस हाँ सर। टेंजेंट तो हर पॉइंट पे बन जाएगा। हाँ तो तुमको जी। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसमें डाल दोगे, उस पॉइंट का स्लोप निकल जाएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, इस एंगल का tan कैसे निकालोगे? तो इस वाले में dy by dx में p जो है वो मान लो x कोऑर्डिनेट 4 है, इस पे निकाल लो वैल्यू 3 इंटू 4 स्क्वायर 6 इंटू 4 माइनस 10। ये जो होगा वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ओके, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे ना, वो जो लाइन हाँ। होगी टेंजेंट x के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट आ जाएगा। एक और पॉइंट लेते हैं, अब हमको उस पॉइंट पे नहीं चाहिए, अब हमको इस पॉइंट पे चाहिए। पर क्यों? सर ये इक्वेशन ही कहाँ से आई ना, ये है क्वेश्चन। ये इक्वेशन तो इसको लाइक हम, डिफरेंशिएट करके। हाँ तो डिफरेंशिएट मतलब हम मतलब समझ रहे हैं ना कि डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे यूज कर सकते हैं उसमें, वो थोड़ा सा। अरे डिफरेंशिएट जब करोगे तो इसकी वैल्यू निकालोगे किसी पर्टिकुलर x पे, तो वो स्लोप होगी, यही तो मतलब है dy by dx का। इसको तुम मान लो, अब तुम ये सब भूल जाओ, ये dy by dx आ गया, इसमें मान लो तुमने x को ले लिया -1, तो dy by dx कितना आ रहा है? रखो यहाँ पे, स्लोप आ जाएगी -1 पे, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो -1, भी ये आएगी तो ना, समझ तो आ ये गया। -1 पे टेंजेंट का स्लोप आ गई, ये वाली वैल्यू। हाँ ठीक सर। है। समझ रहे हो? ये जो निकाले हो ना -1 पे, इसकी वैल्यू जब निकाल लिए तो वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये जो वैल्यू होगी इसको आगे ले जाओ, तो -1 ये पॉइंट है, इस पे जब टेंजेंट बनाओगे ना तो उसका ये थीटा जो होगा उसका tan है, ये उस ओके। टेंजेंट स्लोप है ये। हाँ ये होता है मतलब dy by dx का। और dy by dx का मतलब ये होता है कि जितने भी मतलब जो भी dy by dx आ रहा है सारे टेंजेंट वहीं से निकाले जाएंगे, और अगर dy by dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लिए तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लाइक जो हमने dy by dx निकाला उसको डिफरेंशिएट करके, उसका मतलब ये है कि हमने कोई पॉइंट लिया पूरे कर्व पे, तो वो जो पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उसका जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो ये इस निकल जाएगी इस इक्वेशन से, वैल्यू पुट करके x की इस इक्वेशन में वो निकल जाएगा, यही है ना? यही है। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एक तरह से ये बोल सकते हो कि जो dy by dx आया ना वो फैमिली ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन है। हाँ अच्छा। फैमिली ऑफ टेंजेंट्स मतलब सारे टेंजेंट वहीं से निकलेंगे, x की वैल्यू कुछ कुछ डालते रहो, हाँ वो पॉइंट कर्व पे होना चाहिए। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया। ओके। अगर बाय चांस सिर्फ हमें कर्व की इक्वेशन पता है, ये बात करो कि हमें पता नहीं है डिफरेंशिएशन में से फॉर्मूला लगाते हैं कोई, लाइक पुराना टाइम है बहुत ज्यादा, हमारे को सिर्फ कर्व की इक्वेशन पता है, तो उससे कैसे हम निकाल सकते हैं टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे? कर्व की इक्वेशन पता है और हाँ लाइक किसी जैसे हम पर्टिकुलर अभी पॉइंट अभी हम पे ये समझ रहे हैं टेंजेंट। ना कि dy by dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हाँ लाइक आया कैसे, हाँ लेकिन हम जब
आया कैसे समझ रहे हैं, तो उसमें हम यूज कर रहे हैं dy/dx इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला लगा के इसको डिफरेंशिएट करा, फिर मतलब लाइक कोई चीज का मतलब समझ रहे हो, उसी में वो चीज लगा दे, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ नहीं, पे हमने ये क्यों? यूज क्यों किया। अरे dy/dx का मतलब समझ रहे हैं, बिना उसको डाले कैसे समझ पाएंगे? अच्छा एप्पल का मतलब समझना है, बिना एप्पल खाए कैसे उसका मतलब बताएंगे? ओके dy/dx होता क्या है वो हम जानते हैं, होता मतलब dy/dx निकालना कैसे हमको पता है, बट वो जो हाँ निकाल रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या हम ये रिप्रेजेंट, समझ रहे हैं। ठीक dy/dx ये का तो समझ आ ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है तो वो हम ये समझ रहे हैं। समझ अच्छा ये जो है वो स्लोप है, ये समझ आ रहा है। ठीक है। और ये जो है वो फैमिली ऑफ स्लोप्स है, मतलब सारे स्लोप यहीं से निकलेंगे, सारे टेंजेंट यहीं से निकलेंगे। यहाँ तक बोलो क्लियर? क्लियर हो गया ये तो। यस एक कुछ बार लिखना है तुम इसमें से? हाँ बहुत कुछ लिखना है। लिखो जल्दी जल्दी। हाँ तो अभी बुला रहा था ना मैं स्ट्रेट लाइन में, बहुत अच्छी बात तुम लोग आ गए। मिस्टर अभी तो बहुत सारे क्लासेस मिस किए हैं। नहीं नहीं लास्ट, अरे वो रिकॉर्डिंग देख ले सर, लास्ट वाले का मैंने कुछ कहा। तो तुमको क्या क्या आना चाहिए वो पहले लास्ट समझ लो। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हो 3x - 7y + 10 = 0, इस लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से कितना है? स्लोप इसको वो वैसे कर लेंगे ना, y y = mx + c mx बनाओगे। वाला, हाँ वैसे माइनस वाला ही। a/b करके भी निकाल सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो y आ गया 3/7x + 10, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो माइनस फॉर्मूले का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, हाँ सर। अच्छा ये काम कर लेना। ये m होता है ना, पहला पॉइंट ये तुमको पता होना चाहिए। नंबर 2, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है? सर इक्वल होते हैं। पैरेलल है तो इक्वल होता है, इक्वल होते हैं स्लोप। वेरी गुड। फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप इज इक्वल। स्लोप आर इक्वल, ये भी लिखते रहो। फॉर लिख पैरेलल दिया। लाइंस स्लोप आर इक्वल, m1 ये पता इक्वल होना चाहिए। m2 लिखते हैं। और परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर के लिए इनका वही प्रोडक्ट प्रोडक्ट -1 होता है। -1 होता है। वेरी गुड, चलो कुछ तो पता है। ये हो गया। अच्छा एक और छोटी छोटी बातें जो तुम्हें चाहिए होंगी। ये मान लो ये कोई लाइन है, ओके, और तुम्हें इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है? यस सर। अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू, मान लिया 1,2, कैसे लिखोगे जल्दी लिखो। सर इसका सर वो कोएफिशिएंट वगैरह सेम रखते हैं x और y का, और सर कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। वेरी गुड। अगर पैरेलल लाइन लिखना है तो कांस्टेंट छोड़ के बाकी सारा पार्ट सेम रहता है। ओके ये 3x - 7y ऐसे लिख दो और यहाँ पे k लिख दो, कोई नया कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है 1,2 से पास करती है, वो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को, और k की हाँ वैल्यू आ इसको जाएगी। 1, 7y को 2, यहाँ से k निकल जाएगा, और k जब निकल जाएगा तो इसको यहाँ पे डाल दोगे, काम खत्म। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, अभी बहुत सारे, रुक जाओ। फिफ्थ पॉइंट, वही लाइन है 3x - 7y + 10 = 0, इसके तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है एंड पासिंग थ्रू 1,2, कैसे लिखोगे? सर वो x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करेंगे, फिर माइनस होगा तो सर वो साइन भी होगा, और सर फिर ठीक है, कांस्टेंट भी होगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर लो पहले। 3x है 7y है तो अब हो जाएगा 7x और 3y। अब माइनस काउंट कर लो कितनी बार माइनस है, एक बार माइनस है, तुम्हें एक बार माइनस और लगाना है, तो अब ये हो जाएगा प्लस। मतलब x और y में माइनस एक बार है, तुम्हें एक माइनस अपनी तरफ से ऐड करना है, तो दो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे कहने का। ये प्लस कर लोगे और यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले लिया इक्वल टू 0। अब फिर से ये 1,2 से पास कर रहे हैं, कि ये निकाल के यहाँ डाल दोगे तो ये आ जाएगा। ये सब चीजें आती है। हाँ यस सर। हाँ ऐसे कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन है उसमें से y को इक्वेट करके m निकाल के फिर मतलब। बेटा लंबा होगा, वो लंबा होगा, मैं अब वो सजेस्ट नहीं करूंगा कि उतना लंबा करना। इक्वेशन को देख के सीधे पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए और सीधा परपेंडिकुलर लिखने की इक्वेशन आनी चाहिए। ये एक सब बार ये बताना परपेंडिकुलर में स्लोप के साथ क्या खेल है। अच्छा ओके। 3x पहले प्लस का देखो, +7y + 10 = 0, इसका स्लोप बताओ कितना होगा? माइनस का 3/7। हाँ अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लो m1 हो गया, तो m2 का स्लोप हमें नहीं पता है, m2 ये पता है कि इसके परपेंडिकुलर है, तो
हाँ, तो वो m1 -1 हो जाएगा। तो m2 नहीं, कितना है? हाँ, 7/3। ये तो हो गया। 7/3 आ देख जाएगा। के कैसे बताया हमने? अच्छा देख के कैसे? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करो, 7x और 3y ऐसे लिख दो पहले। हाँ, लिख दिया। अब इनमें एक भी माइनस नहीं है, एक माइनस तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है, बस ये ध्यान रखना। फिर तो एक भी माइनस माइनस लगा ये कहीं भी मिला होता और अच्छा। प्लस की। और अगर ये ऐसे होता 3x - 7y + 10, तो पहले इंटरचेंज करो 7x और 3y, 7x या 3y माइनस है और ना, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस। लिख दोगे अच्छा और प्लस = 0, इस तरीके से ठीक है, ये एक सेकंड लिख लेते सर। लिखो लिखो लिखो। अच्छा सुनो, पहले एक साथ और लिख लेना। अब हाँ, तुम्हें क्या करना है, ये ना स्लोप और पॉइंट फॉर्म थोड़ा सा लंबा हो रहा है, टाइम ज्यादा लगता है इसमें। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं फटाक से, और पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं फटाक से। छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए है मान लो 1,3, पॉइंट बी है मान लो 2,5। ए बी का इक्वेशन लिखना है, एक लाइन में लिखना है। वैसे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म है, y - y0 = ये वाला फॉर्म याद होगा, y2 - y1 upon x2 - x1 y - into y1 x minus y2 - y1 1 x2 - x1 x into x minus - x1। ये तो है ही फॉर्मूला, बट ये बहुत लंबा होता है। ठीक। अब तुम्हें एक बार में कैसे लिखना है देखो, थोड़ा सा माइंड लगेगा। ये मान लिया x1 y1 है, ये मान लिया x2 y2 है। तुम्हें y2 में से y1 को माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है। 5 - 3 2 आ गया, उसके साथ x लिख दो। y2 - y1 उसके साथ x लिख दो, बीच में माइनस फॉर्मूले का। x2 - x1 तो 2 - 1 1, उसके साथ y लगा दो। ओके, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा। अब कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए तुम्हें इस लाइन को इससे पास करना है, इससे या फिर इससे। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, सेम लाइन आती है। फिर से सुनो, 5 - 3 2, उसके साथ x लगाए क्योंकि हम y माइनस कर रहे थे, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब x2 - x1 तो 1 ये आया, माइनस हमेशा रखना है ना? बीच का माइनस हमेशा फॉर्मूले का माइनस है। अब ठीक। 1,3 से पास करके कांस्टेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे देखो, x की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे क्या आया +2 आया, उसको बैलेंस करने के लिए -2 डाल दो। y को 3 पुट करो, क्या आया -3, उसको बैलेंस करने के लिए +3 डाल दो, खत्म। ये हो गया 2x - y + 1 = 0, खत्म। अगर तुम्हारा माइंड उतना एक्टिव है तो यहीं पे इसी को सॉल्व कर सकते हो। एक बार कांस्टेंट वाला बता दो दोबारा, एक बार। कांस्टेंट वाला फिर से मैं इसमें दिखा देता हूँ, कांस्टेंट वाला इस वाले के लिए देखो, कांस्टेंट दिखा देता हूँ। दोनों से सेम इक्वेशन आनी चाहिए, वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो फिर से इस AB का इक्वेशन आप इस पॉइंट से पास करके कांस्टेंट निकालेंगे। 5 - 3 हो गया 2, उसके साथ x लगा लिया। 2 - 1 हो गया, उसके साथ y लगा लिया। अब इस पॉइंट से पास, x को 2 पुट करो, क्या मिला +4, और करने के लिए हाँ, -5 पुट करो, क्या मिला -5, बैलेंस कर। -5 ये हो गया 2x - 5 + 1 = 0। पुट करके साइन इंटरचेंज कर देना। हाँ, क्योंकि हमें वो सेटिस्फाई भी तो कराना चाहिए ना, उसको बैलेंस भी करना है। तो ये हो गया +1। ए बी का इक्वेशन एक बार में लिख सकते हो। हाँ, चलो बड़ी गुड, समझ आ गया सर। एक और देखो, अब तुम्हें स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है 1,3। एक बार में कैसे लिखते हो इक्वेशन, आंसर चेक कर सकते हो इस वाले से। तो स्लोप जो है ना 1/3, 1 x के साथ और 3 y के साथ, क्या लिखोगे, x - 3y, इतना लिख लो पहले। 1/3 है ना, तो x और एक माइनस बीच का फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो ये x - 3y लिख लिया, फिर कांस्टेंट निकाल लो यहाँ से, इस पॉइंट से पास करो। तो x को रखो 1, वो मिल गया माइनस, और y को -1 आ गया, और ये -3 प्लस +9, हाँ ना, +9 ठीक है। 3y + 8 = 0, ये हो गया। सही है। अब मान लिया m नेगेटिव है तो क्या करेंगे, m है -3/7 और ये पॉइंट है 1,1, छोटा रखते हैं क्योंकि निकालना इजी रहेगा। तो माइनस है ना, पहले लिखोगे 3x फिर 7y और बीच में एक माइनस है तो प्लस लगाओगे, और इसको लिखोगे -1 पास करो, ये 3 हो गया तो -3, 1 डाला +7 तो -7, ये बन गया 3x + 7y - 10 = 0, ये हो गया। एक सेकंड रुकना सर, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ हाँ रुका हूँ, बताओ। मतलब रुको, बस एक बार देखने दो कि कुछ ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आया।
नहीं, लिख लो इन सबको, बहुत भूल जाओगे, मैंने ना बहुत मेहनत से कलेक्ट किया इन सब चीजों को, तो इसको हाँ लिख लो। लिखना तो सर है ही, बट समझने में वगैरह चाहिए। अच्छा ओके, चलो करके मुझे बता दोगे। तो इसको तुम लोग यूज कर सकते हो फटाफट आंसर निकालने के लिए, एटलीस्ट क्रॉस चेक करने के लिए तो कर ही सकते हो। ये ऐसे बोर्ड में करेंगे तो लाइक ऐसे तो नहीं है ना, मार्क्स एक वार्क्स बोर्ड काट में लेंगे। करोगे इस वाले मेथड से, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको लेके करोगे, बट आंसर चेक कर लेना इस वाले से। हर एक स्टेप में आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन में आंसर कट जाए कैलकुलेशन की वजह से, तो वो कहीं से भी अच्छी हाँ बात है। हाँ, उससे ये उसमें चलेगा बिट सेट वगैरह में ना, जल्दी जल्दी करना, 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो इससे निकाल भले लेना, बट करना इस वाले से आंसर चेक कर लेना। ठीक है। बोलो हो गया यहाँ तक? नहीं सर, 1 सेकंड। तो अब मैं टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बस, और उस पर क्वेश्चंस करना। 2 एक्सरसाइज हो जाएंगे, 6.2 और 6.3 क्वेश्चन सारे करना। फिर कल भी हम हाँ लोग एक बार कर लेंगे, मैक्सिमम इनवर्स के भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन करते रहना अपना। अभी हो गया? हाँ सर, बस होने वाला, 2 मिनट। यस। कितना लिखना है? मैं लिखने में सर लिख तो लेंगे, वो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बट सर समझ रहा हूँ कि लाइक दोबारा ज्यादा वो कर इंपॉर्टेंट है, सही लेंगे। बात है। ठीक है लिखो, आराम से लिखो। यस सर। यस। अगर हमको इस तरीके से दिखा हो तो उसका dy बाई डी एक्स केवल x के टर्म्स में आएगा, और हमको x नॉट यहाँ पे डाल के न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि सिर्फ x के टर्म्स में है। बट कभी कभी इस टाइप का सिचुएशन रहता है, उसमें क्या होता है, dy बाई डी एक्स एक्स और y दोनों के टर्म्स में होता है, तो वहां पे x नॉट x की जगह पे, y नॉट y की जगह पे, ये डालते ही हमको हर बार न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलेंगे दिस विल बी द slope of tangent at point P x नॉट कॉमा y नॉट, इसको हम m बोल देंगे। हाँ यह मालूम चल गया, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, वो पॉइंट मालूम चल गया। तो थर्ड में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, y माइनस वाई नॉट m, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट स्लो फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा पॉइंट स्लो फॉर्म, ये हो गया टेंजेंट। नंबर 4 हाँ नॉर्मल कैसे लिखोगे, वो देखो। नॉर्मल is a line perpendicular to the tangent passing through the point of contact। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, P। पी है। अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया है, कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट से पास करना है, तो नॉर्मल निकाल लोगे आराम से। ये आ जाएगा सर, अब तो आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी तो सर समझ आया कि हम क्यों निकालते हैं, अब समझ आ गया बिल्कुल कि क्यों तो निकाल मैं रहे एक हैं हम। एग्जांपल जल्दी से करके दिखा देता हूँ, मैं एक एग्जांपल यस। जल्दी से करके दिखा देता हूँ, फिर हम सभा समाप्त करते हैं अपनी। बहुत देर बैठ गई ना आज। नहीं तुम लोग ना अपने नहीं, एग्जाम के बाद भी यही स्पिरिट, यही डेडिकेशन मेंटेन रखना, क्योंकि तुम्हें यही चीज हमें बोर्ड एग्जाम तक चाहिए। तुम लोग अगर ऐसे ही सीरियस होकर बैठ जाओगे बोर्ड एग्जाम तक, अभी याद कर 10th क्लास में 1 घंटे के बाद तुम लोग कैसे करते थे, नहीं सर, नहीं। वो तो छोटी बात है सर, अब बड़े हो गए हम तो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एनसीईआरटी से ले लेते हैं, कोई भी उठा लो। क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि एग्जैक्ट अच्छे आंसर आए, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर ना आए। एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है। ये देखो 6.3 के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। सब में ऐसे ही है, टैंजेंट नॉर्मल निकालना है। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल, किसी में बोल देगा कि टेंजेंट फाइंड करो, और वो पॉइंट नहीं देगा, वो बोलेगा इस लाइन के पैरेलल हो, तो कहने का मतलब स्लोप वहां से निकाल लोगे, वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि पैरेलल में तो स्लोप इक्वल होता है ना। जैसे ये देखो हाँ 14 का फर्स्ट नहीं सेकंड करते हैं, 14 का सेकंड करते हैं, ओके। तो एक बार जरा ये क्वेश्चन लिख लो, मैं पूछूंगा अभी 14 का सेकंड।
सर हो गया 3 सेकंड। 0.1,3 है। टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है। मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ, लास्ट तक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस करने। सर एक ना इम्प्लिसिट वाला करा देना इसके बाद। इम्प्लिसिट वाला, अच्छा ठीक। हाँ। ये पहले लिख लो जल्दी ये से। तो हो गया, लिख लिया क्वेश्चन ही हो ना? सर, निकल गया क्वेश्चन, आंसर आने ही वाला बस। अच्छा आंसर निकाल लिए, मैं करके ना दिखाऊं? बोलो सर जल्दी बोलो। इम्प्लिसिट वाला ही बता दो। इम्प्लिसिट वाला ही बता सर दो। हो जाएगा, इम्प्लिसिट चलो वाला ये बता दो, वो थोड़ा सा मुश्किल ओके सा लग रहा ओके 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 क्या भैया, एक्स वाई इसमें है भी इम्प्लिसिट या मैंने ऐसे ही बोल दिया था? है। एक्स ये वाई था कुछ एक्स इंटू दिख रहा ये था, ये कुछ। 19th 19th में 2y, हाँ y के टर्म्स में आएगा। 19th लिखो जरा। ओके 19x² + y सर हो गया 2x। इसमें सर्कल की इक्वेशन है ना सर ये शायद? ये हाँ सर्कल है। 19th हो गया ना? अच्छा देखो फाइंड द इसमें पॉइंट ऑफ द कर्व एट इसमें व्हिच कुछ और टेंजेंट्स करना आर। है, वो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा है ये तो, इसमें मजा नहीं आएगा। मैं तुमको dy फिर बाई हम बस फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन कर देंगे वैसे ही। मैं एक काम कर देता हूँ, तुम्हें इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं पॉइंट ले लेता हूँ ऐसी कोई, ये मान लिया x² + y² - 2x और -3 = 0। इसमें निकालो dy बाई dx। कैसे निकालोगे? तो ये 2x 2y dy बाई dx समझ में तो आ रहा है ना? -2 = यस सर। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी? पहले तो 2 सारे खा जाओ, ये 1 चला गया उधर, x चला गया उधर, नीचे आ गया y। देख रहे हो ये? यस सर। ये x के टर्म्स में भी आया, y के टर्म्स में भी आया। तो अब मान लिया पॉइंट 1,2 है। जस्ट इमेजिन, मुझे नहीं पता ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब जो dy बाई dx निकालोगे ना, dy बाई dx एट दिस पॉइंट जहां पे x1 है y2 है, तो x को 1 पुट करोगे, x1 मतलब 1 पे 0 हो रहा है, 3 ले लो, तो 3 माइनस x1 है और ये 3 डाल दिया, y कितना है 2, तो ये कितना आ गया -2/2, मतलब ये -1 आ गया ना। हाँ तो -1 देखो क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, स्लोप आ गया -1, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ x पॉइंट + y, हमें दे रखा है ऊपर, ये -1,1 हो गया ना नीचे, तो x + y ये हो गया। अब इसको इस पॉइंट से पास करो, तो -3 - 2 = 0। जल्दी से आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो, टेंजेंट हो गया। अब इसके लिए नॉर्मल लिखना है, तो देखो x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, 1 है तो x और y बीच में माइनस डाल दो। अब इसको इस पॉइंट से पास करो, x डालोगे तो 3 आ गया, -3 डाल दोगे, y डालोगे 2 तो -2 आ रहा है, +2 डाल सर के वो हमने dy बाई dx से क्या किया है वो बताना एक बारी। तो स्लोप निकालना। पहले दो लाइंस, पहली दो लाइंस, ये क्या किया है, पहली 3, हाँ इसको डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद वो जो 2y dy बाई dx है वो कहाँ गया? 2 ये कहाँ चला गया? 2y dy बाई dx में वो जो dy यार बाई dx है ना, इस लाइन के बाद देखो, मैं समझ रहे हो, यहाँ देखो ये है 2x, तो बोलना चाहिए ना, फास्ट हो गया, मैंने स्टेप्स को स्किप कर दिया है। यहाँ तक क्लियर? अब ये 2 और ये 2 कॉमन करके RHS में खत्म कर लो, खत्म हो गया। बचा x + y dy बाई dx -1 = 0। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब y dy बाई dx ये कितना होगा, 1 उधर जाके प्लस x माइनस, हाँ अच्छा अब आ गया, समझ आ गया, dy बाई dx = 1 - x बाई y। ठीक है, ये अगर मैंने यहाँ से यहाँ सीधा कर दिया तो दिक्कत होगी। हाँ अब इसकी वैल्यू निकाल लो इस पॉइंट पे, तो ये -1 जो आ गया वो क्या है, स्लोप है, स्लोप है टेंजेंट का। टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया पहले। अब इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लिख लिया, तो ये हो गया। बोलो क्लियर? क्लियर। तो क्वेश्चन करोगे इसके बाद इसके सारे? हाँ हाँ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिटाऊं या कुछ लिखना है इसमें से? लिख लेंगे सर, ये पॉइंट वैसे वैसे हो गया सर। इसमें वैसे इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y x एक्सिस। हाँ पॉइंट्स फाइंड करो जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। चलो ये भी कर लेते हैं, ये पॉइंट्स फाइंड करो जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, कहने का मतलब स्लोप को 0 के इक्वल करना है ना?
यस। अच्छा तो जो dy by dx निकाले हो ना उसको 0 के इक्वल रख लो, हाँ टेंजेंट पैरेलल, ठीक है आप समझ आए इसको। वहां से x निकाल लो। अगर x पॉसिबल है तो x निकालो, y पॉसिबल है तो y निकालो। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको 0 के इक्वल रख लो, x क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 अगर x है तो y कितना होगा, यहाँ से निकालो। तो x को 1 डालो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस माइनस वाई 2। स्क्वायर कितना आ गया, ये 5 है, उधर जाके 4 हो गया, y की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब देखो पहला पॉइंट मिला p 1,2, दूसरा पॉइंट मिला q 1,-2। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट x के पैरेलल है। मैं तुमको इसको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें और मजा आएगा। ये जल्दी से कॉपी करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। ओके एक सेकंड बस हो जाएगा कॉपी। मैं तुम्हें एक्चुअली ये दिखाता हूँ कि सच में है ऐसा, फिर तुम्हें और मजा आएगा। हम चलते हैं डेस्मॉस पे, ठीक है? डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर बताया था ना, उस पे चलते हैं। डेस्मॉस ओपी सब हो गया कॉपी। अच्छा ये पॉइंट्स लिख लियो, 1,2 1,-2। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और डेस्मॉस निकालेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी पूरी, है ना? हाँ हाँ दिख रहा है सर। हाँ सर। यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब, अरे पागल हो गए हैं क्या हम? डेस्मॉस पे नहीं, दिमाग मेरा थोड़ा सा ना चल नहीं रहा है अभी अच्छे से। डेस्मॉस ग्राफिंग कैप, मैं कहूँ यूट्यूब पे चलते हैं। कौन सी मूवी देखनी है? हाँ ये देखो, तो इस पे हम वो फंक्शन डालते हैं अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना वो वाला। एक्स, अच्छा क्यों हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे बताना क्या था? -2x -3 -2x -3 इक्वल टू 0, है ना? चला गया भैया, एक्स स्क्वायर ये हो, अरे ये ऊपर कहाँ चला जा रहा है? ओके हाँ अब कर लो स्क्वायर। ये हो गया, तो ये सर्कल बन गई, है ना? अब पॉइंट हमारे क्या क्या थे? x इक्वल टू, सॉरी पॉइंट क्या था? p 1,2 और q 1,-2। तो ये देखो ये 1,2 पॉइंट है, मैं तुम्हें सही में दिखाता हूँ, ये 1,2 ही है। ये पॉइंट देखो 1,2 है और ये है 1,2। तो इस पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो x के पैरेलल तो आएगा ही। मैं बना ही देता हूँ। अगर मैं एक लाइन बनाऊं कितना होगा? x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू 2, ये लाइन अगर मैं बनाऊं, देखो ऊपर टेंजेंट हो गई और एक नीचे y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, ये हो गया नीचे टेंजेंट। और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल 1,2 एंड 1,-2। ये देखो बढ़िया। क्या आया बताओ? हाँ सर। यस जो हम वैसा ही हो रहा है सर। मैक्सिमम में इसी पे एक्सप्लेन करना, मजा आएगा। चलो तो यहाँ पे हम अभी रखते हैं, बाकी करेंगे फिर कल का टाइम एक बार डिस्कस करेंगे।